सो इन प्रीवियस 4 to 5 लेक्चर्स वी थॉट अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्निटी। हमने देखा कि रिनेसा के साथ मॉडर्निटी इन द रियल्म ऑफ आइडियाज़, थॉट मॉडर्निटी आई, आइडियोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल मॉडर्निटी आई, राइट। उसके बाद है जैसे जैसे माइंड डेवलप हुआ, रीजन और लॉजिक डेवलप हुआ, हमने देखा इट कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ साइंस इन वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। तो जैसे जैसे साइंस की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस डेवलप होनी स्टार्ट हो गई, हमने देखा कि वेरियस इन्वेंशन आएगी, स्टीम इंजन आया, उसके साथ साथ आपका ऑल्सो इट रिवोल्यूशनाइज द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल्स। हमने देखा कि टेक्सटाइल्स बेस्ड वेरियस इन्वेंशंस आई। इसके बाद जोग्राफिकल डिस्कवरीज भी होनी स्टार्ट हो गई। और सब्सिक्वेंटली क्या है, पॉलिटिकल मॉडर्निटी भी हमने देखी। हमने वेरियस पॉलिटिकल फिलोसोफर्स भी पढ़े, हमने लॉक के बारे में पढ़ा, रूसो के बारे में पढ़ा, थॉमस हॉब्स के बारे में पढ़ा, मैकियावेली के बारे में पढ़ा, वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, डिड्रोट के बारे में पढ़ा। नाउ द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्निटी, थॉट मॉडर्निटी हो चुका है रिनेसा से। आपका पॉलिटिकल मॉडर्निटी भी हमने कवर कर लिया है, टेक्नोलॉजिकल मॉडर्निटी भी, इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ साइंस। तो लास्ट जो एस्पेक्ट था मॉडर्निटी दैट इज इकोनॉमिक मॉडर्निटी। अब इकोनॉमिक मॉडर्निटी से हमारे क्या मतलब है, सी आपका क्या 18th सेंचुरी में आपका ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगी, ठीक है, और सब्सिक्वेंटली लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। तो हम वेरियस यहाँ पे देखेंगे, इकोनॉमिस्ट पढ़ेंगे, ठीक है, पॉलिटिकल फिलोसोफर्स देखेंगे। ये जो है इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करते हैं। हम पढ़ेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल, एडम स्मिथ के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में, फिर हम पढ़ेंगे जेरमी बेंथम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, ये जो आपके स्कॉलर्स थे, इन्होंने ऐसे आइडियाज़ दिए जिन्होंने आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस रखी, ठीक है, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, ठीक है, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इकोनॉमिक मॉडर्निटी के लिए। हम इसमें देखेंगे ये सारे जो अभी हम थिंकर्स पढ़ेंगे, दे विल बी टॉकिंग अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर, दे विल बी टॉकिंग अबाउट वेल्थ, ठीक है। साथ साथ वो बात करेंगे आपका लिबर्टी के बारे में, फ्रीडम, फ्री चॉइस के बारे में, ठीक है, फ्री चॉइस डेवलप्स इन डेमोक्रेसी ओनली। तो ये क्या है, आपका जो कैपिटलिज्म जो सिस्टम होगा दैट इज इंट्रिंकली लिंक्ड टू योर राइज ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, बिकॉज डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स फ्री चॉइस। तो फ्री चॉइस होगा तो आपका ये बात करेंगे फ्री मार्केट के बारे में, फ्री एक्सचेंज के बारे में, फ्री कंपटीशन के बारे में। आप वेरियस टर्म्स पढ़ते हो, मिनिमल स्टेट, लाइसेंस फायर स्टेट। तो ये क्या, ये सारे के सारे कंसेप्ट ये आपके थिंकर्स देंगे, ठीक है। मैंने एक एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्निटी कवर नहीं किया, दैट इज द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशंस। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोटेस्टेंट ethics and spirit of capitalism while we'll be dealing with Weber, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है विल बी कवरिंग प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन while we'll be talking about और while we'll be analyzing Weber, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वेरियस ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक आइडियाज आए, ठीक है, डेमोक्रेसी का राइज हुआ, बिकॉज डेमोक्रेसी क्या है, फ्री चॉइस, ऑटोनॉमी प्रोवाइड करते हैं, इंडिविजुअल को फ्रीडम प्रोवाइड करती है, लिबर्टी प्रोवाइड करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका कैपिटलिस्ट सिस्टम में। आप देखोगे जितनी भी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं, दे आर इंटीग्रेटेड विद द प्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म, राइट। तो हम ये थिंकर्स के बारे में बात करेंगे, मार्केट, लेबर, वैल्यू, वेल्थ, ठीक। इसके साथ साथ यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कंज्यूमरिज्म, मटेरियलिज्म के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है, आपका एक पुश देंगे, एक आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन रखेंगे फॉर इकोनॉमिक मॉडर्निटी एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन वेस्टर्न यूरोप। तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट और परमानेंट थिंकर हम जो पढ़ेंगे दैट इज एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ क्या थे, एडम स्मिथ ने बुक लिखी वेल्थ ऑफ नेशंस। जब आप किसी भी थिंकर को कोट करते हैं, किसी भी थिंकर के बारे में बात करते हैं आप, तो हमेशा आप उसका जो है बुक जरूर मेंशन कीजिए। और जो एडम स्मिथ है वो किस पीरियड में लिख रहे हैं, सी इज राइटिंग इन 1750s, 60s एंड 70s। तो ये जो 20 साल का जो टाइम है,
इसी टाइम के दौरान आपका ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का राइज होगा। सो ही वाज राइटिंग इन द बैकड्रॉप ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइट। तो ये जो है वेल्थ ऑफ नेशंस इनका एक मैग्नम ओपस है। इस बुक को लिखने के लिए ये इनका लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट था आपका एडम स्मिथ का। ही डिवोटेड एट लीस्ट 20 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ टू राइट दिस ब्यूटिफुल बुक, ठीक है। और ये जो बुक है इसमें आप जितने भी कंसेप्ट देखते हो कैपिटलिज्म के, ऑल दीज कंसेप्ट्स वर फर्स्टली बीइंग डिस्कस्ड बाय एडम स्मिथ। तो इसलिए एडम स्मिथ को क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो एडम स्मिथ इस बुक में क्या बात करते हैं, हमने देखा कि ये जो बुक है इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1776। 1776 एक सिग्निफिकेंट ईयर है। इस ईयर में आपका जो अमेरिकन जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रही थी, इस टाइम पे आपको अमेरिका को इंडिपेंडेंस भी मिली फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है। तो इस ईयर में पब्लिश हुई ये बुक। इट टुक हिम 20 ईयर्स टू राइट दिस बुक, ठीक है। इसकी वेरियस वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है ये बुक। तो इस बुक में क्या बात करते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का मेन कंसर्न ये था, एडम स्मिथ वाज अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट। वी कुड ऑल से कि स्कॉटलैंड इज अ पार्ट ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। तो जो बैकड्रॉप है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, उसमें ये लिख रहे हैं ही इज स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एज वेल। तो इन्होंने ये एनालाइज किया, ठीक है, कि जो इंग्लैंड है उसमें देखेंगे कि जो वेल्थ है वो एक्सपोनेंशियली राइज करेगी, वेल्थ का प्रोलिफरेशन होगा। और जितने के जितने जो इस टाइम के थिंकर्स थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, वो बड़े ही इससे क्या है, दे वर सरप्राइज्ड, ठीक है, दे वर शॉक्ड, देयर वाज अमेजमेंट एंड एक्साइटमेंट अमंग दीज थिंकर्स। तो वो डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे कि ये वेल्थ आ कहाँ से रही है, वाई इज इंग्लैंड और ब्रिटेन जनरेटिंग दिस मच ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वेल्थ। तो इनका मेन कंसर्न इस बुक में यही रहेगा कि ये जो वेल्थ है इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, ठीक है। इसको वो डिकोड करेंगे, डिसाइफर करेंगे और अपनी वेरियस थियरीज पुट करेंगे कि इस वेल्थ को और ऑगमेंट कैसे किया जाए। ये जो सिस्टम डेवलप हो रहा है वेल्थ जनरेशन का, इसको आइडियोलॉजिकली कैसे सपोर्ट किया जाए, बाय गिविंग वेरियस थियरीज, बाय गिविंग वेरियस आइडियाज, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, एडम स्मिथ बोलते हैं कि जो वेल्थ है, इंग्लैंड में वेल्थ का जनरेशन क्यों हो रहा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द नेसेंट फेज और द बर्थ फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। यहां से बिगिनिंग होगी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। तो इनका कंसर्न ये है कि वेल्थ आ कहां से रही है, इसको और ज्यादा कैसे जनरेट किया जाए, ठीक है। तो ये बोलते हैं दिस वेल्थ is a product of, is an outcome of increased productivity। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है और उसी की वजह से वेल्थ भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये बोलते हैं, तो ये बोलते हैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज क्यों हो रही है, ये बोलते हैं कि यहां पे इस टाइम पे जो डिवीजन ऑफ लेबर होगा, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये जो कंसेप्ट दिया था और इसको क्या है इन डेप्थ डिस्कस किया था, दैट वाज डिस्कस्ड बाय एडम स्मिथ। और हम एडम स्मिथ को इसलिए भी पढ़ रहे हैं, सिमिलर कंसेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर विल आल्सो बी डिस्कस्ड बाय इमाइल डुर्कहाइम, ठीक है। लेबर के बारे में मार्क्स भी बात करेंगे, व्हेन मार्क्स विल बी टॉकिंग अबाउट एलियनेशन, ठीक है। सो समहाउ अगर आप ये जो थिंकर्स हैं इनको आंसर से लिखने से पहले ये जो फाउंडिंग फादर हैं जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया था, इनको आप क्या है इंट्रोडक्शन में डालेंगे। फर्स्ट आप एडम स्मिथ के बारे में मेंशन करेंगे, ही इज टॉकिंग अबाउट वेल्थ, ही इज टॉकिंग अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये कहीं ना कहीं क्या आपके आंसर्स में क्या एक एडिड बेनिफिट डालेगा, इट विल सेट यू अपार्ट फ्रॉम द
रेस्ट ऑफ द पीपल हु आर राइटिंग द सिमिलर काइंड ऑफ आंसर, राइट। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है, इसी की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, इसी की वजह से वेल्थ बढ़ रही है। तो ऐसा क्यों है कि डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से बढ़ रही है? सी ये बोलते हैं इस टाइम पे डिवीजन ऑफ लेबर क्या था, ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो गया था। हम डिस्कस करेंगे स्पेशलाइज्ड कैसे हुआ, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड हो गया था, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर वाज सिस्टमेटाइज्ड एंड रैशनलाइज्ड। तो इस डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है लेबर की, और उसी की वजह से जो है वेल्थ बढ़ रही है। नाउ सी, वेल्थ का क्या मतलब है, कंसेप्ट ऑफ वेल्थ का क्या मतलब है एज पर एडम स्मिथ। सी एडम स्मिथ बोलते हैं कि वेल्थ इज नॉट समथिंग विच इज केप्ट इन योर ट्रेजरी, ठीक है। जो किंग है उसकी ट्रेजरी में कितनी वेल्थ है, इट डजंट मैटर, ठीक है। हम देखेंगे कि ये जो पीरियड था 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हुआ 18th सेंचुरी में, और आप देखेंगे कि देयर वाज वास्ट डिफरेंसेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। जो थर्ड एस्टेट था, कॉमनर्स का एस्टेट था, दे वर जनरली वेरी पुअर, और जो प्रिविलेज्ड सेक्शंस थे, क्लर्जी और नोबिलिटी, वो सारी की सारी वेल्थ को अमास करके बैठे हुए थे, ठीक है। और ये डिटरमाइन होता था कि कौन कितना वेल्थी है, वो डिटरमाइन होता है कि उसकी ट्रेजरी में कितने पैसे रखे हुए हैं। तो स्टेट कितनी वेल्थी है, इट वाज डिटरमाइंड बाय द ट्रेजरी ऑफ द किंग, राइट। तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हमने देखा वहां पे किंग की बात करेंगे, तो जो किंग था और जो लोगों के बीच में क्या, लोग क्या थे, देवर इन स्टारवेशन, देवर इन मिजरी, हंगर बहुत ज्यादा डेवलप हुआ था फ्रांस में, ठीक है। और वेराज जो क्वीन है वो बोलती है कि अगर लोगों को ब्रेड नहीं मिल रहा तो लोगों को वाइन दो, ठीक है। तो वो क्या इतने क्या थे, डिस्टेंस थे फ्रॉम द कंडीशंस दैट आर प्रेवलेंट अमंग द फ्रेंच मासेस, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि वेल्थ ऐसा नहीं है कि जो होर्ड की गई है वेल्थ है या फिर ट्रेजरी में रखी है, ये बोलता है वेल्थ इज फ्री फ्लोइंग, वेल्थ इज फ्री फ्लोइंग इन सोसाइटी, ठीक है। वेल्थ इज एब एंड फ्लो, ठीक। तो ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है, ये स्पेशलाइज्ड है, स्टैंडर्डाइज्ड और सिस्टमेटाइज्ड है, ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, मतलब आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स जनरेट कर रहे हो, ठीक। ज़्यादा प्रोडक्ट्स जनरेट कर रहे हो तो मार्केट में क्या होगा, मतलब आपका जो मार्केट है, जब उसकी सप्लाई और डिमांड फोर्सेस एक्ट करेंगी, ठीक है, जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स जनरेट होंगे, इसका मतलब है वो सोसाइटी उतनी ही वेल्थी है, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या, वेल्थ इज फ्री फ्लोइंग इन सोसाइटी, जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, जितना ज़्यादा सप्लाई और डिमांड है जो मार्केट फोर्सेस का, ठीक है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जितनी जनरेट हो रहे हैं, दैट इज द वेल्थ ऑफ सोसाइटी। वेल्थ इज नॉट समथिंग विच इज केप्ट इन अ ट्रेजरी, वेल्थ इज नॉट स्टैटिक इन नेचर, रादर वेल्थ इज डायनामिक इन नेचर, ठीक है। तो इसको आप सिंपल कंसेप्ट देखो, न्यूज़पेपर्स में आप पढ़ते होगे, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म क्या होता है, रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट इज डूइंग द प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट इन PSUs, और उसमें क्या उसका क्रिटिसिज्म है कि जो फैमिली है, जस्ट लाइक फैमिली का जो सिल्वर है और गोल्ड है उसको बेच रहे हैं, तो यू आर सिमिलरली सेलिंग द वेरियस रिसोर्सेज एंड एसेट्स ऑफ द नेशन। But according to Adam Smith, this is a wrong argument because wealth is something which is not hoarded, ठीक है, which is not kept। तो यहाँ से ये important concept क्या आएगा, किसी जो GDP का concept है वो यही है, what is GDP और what is the income or wealth of the nation, it is the monetary value of goods and services produced, right। तो वेल्थ इज फ्री फ्लोइंग, डिमांड डिटरमाइंड द मार्केट फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, जितने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जनरेट हुआ दैट इज वेल्थ। तो जीडीपी का कंसेप्ट तो नहीं दिया एडम स्मिथ ने, लेकिन दिस इज लूजली लिंक्ड टू द कंसेप्ट ऑफ जीडीपी विच वाज फॉर्मुलेटेड लेटर, राइट। दूसरा इसका क्या है कॉन्सिक्वेंस इसी का, इट विल एनकरेज कैपिटलिज्म,
क्योंकि एडम स्मिथ क्या बोल रहे हैं कि वेल्थ क्या है, शुड नॉट बी होर्डेड, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, कैपिटलिस्ट क्या है, वेल्थ को होर्ड नहीं करेंगे, रादर वो अपने प्रॉफिट्स को क्या करेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जनरेट करने के लिए। जितना प्रोडक्ट और सर्विसेज जनरेट हो रही है इकोनॉमी में, मतलब उतनी वेल्थ फ्लो कर रही है, डायनेमिक है, इट इज लाइक अ फ्लूइड, ठीक है, लिक्विड की तरह है, राइट। तो री इन्वेस्ट जो होता है, कैपिटलिस्ट स्पिरिट, री इन्वेस्ट करना, ना कि उसको होल्ड करना। और जितना आप री इन्वेस्ट करोगे चीज़ों में क्या है, उतनी आप वेल्थ जनरेट कर पाओगे। तो ये क्या बोल रहा है कि इंग्लैंड में इस टाइम पे यही हो रहा था कि डिवीजन ऑफ लेबर प्रोडक्ट से, ये जो डिवीजन ऑफ लेबर एक पर्टिकुलर टाइप का था, उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी, उससे वेल्थ इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि मार्केट डेवलप हो रहा था, राइट। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये ऐसे आइडियाज दे रहे हैं विच इज लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, लीडिंग टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द वेस्टर्न सोसाइटीज। तो इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी के साथ साथ फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी बोला जाता है, राइट, ठीक। तो इनका कंसर्न क्या था यहां से, व्हाई इज ही टॉकिंग अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर। ये बोलते हैं कि वेल्थ कुछ कंट्रीज में स्टैग्नेट क्यों कर रही है, ठीक है। वेल्थ के पीछे बैरियर्स क्या है वेल्थ के जनरेशन के लिए, क्योंकि इनको क्या है, ये बैरियर्स रिमूव करने थे, ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ जनरेट करनी थी। दिस वाज हिज मेन फोकस और मेन कंसर्न। तो इसके पीछे बैरियर्स क्या है, इनको रोकता क्या है वेल्थ जनरेशन में। वेल्थ जितनी कम जनरेट होगी, मतलब आप क्या है, ही इज टॉकिंग अबाउट इफ यू आर रिस्ट्रिक्टिंग मार्केट, आप मार्केट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो मार्केट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, आपकी कम वेल्थ जनरेट हो रही है, और यू आर रिस्ट्रिक्टिंग डिवीजन ऑफ लेबर। तो ही सेइंग कि इफ यू आर रिस्ट्रिक्टिंग डिवीजन ऑफ लेबर बाय रिस्ट्रिक्टिंग द ऑप्टिमल डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट फोर्सेज, ठीक है, तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस है इसी की वजह से वेल्थ जनरेट नहीं होती, और दीज आर द मेजर बैरियर्स इन द प्रोडक्शन एंड जनरेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो ये बोलते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैरियर्स, वन इज आर्टिफिशियल बैरियर, आर्टिफिशियल मतलब समथिंग विच इज जनरेटेड बाय मैन, एंड द अनदर इज नेचुरल बैरियर्स। नेचुरल बैरियर्स वो बोलते हैं कि इसमें क्या ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, दीज आर द बैरियर्स विच इज ड्यू टू द डायमेंशंस ऑफ और डोमेन्स ऑफ स्पेस एंड टाइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि एक तो प्रोडक्ट्स आप जो जनरेट कर रहे हो मार्केट के लिए, एक तो वो है कि दैट इज बीइंग जनरेटेड फॉर लोकल कंजम्पशन फॉर इंटरनल मार्केट। तो क्या है, प्रॉक्सिमिटी ठीक रहेगी, जहां प्रोडक्शन हो रहा है, जहां मार्केट है, उसके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, तो जितना डिस्टेंस कम होगा मोस्ट प्रोबेबली आप उतनी प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कब आता है, जब आप मार्केट के बारे में पढ़ते हैं, स्पेशली हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वो क्या पेरिशेबल कमोडिटीज़ है, ठीक है। तो वो क्या, उनका मार्केट जितना पास हो प्रोडक्टिव एरियाज़ के या प्रोडक्शन एरियाज़ के जितना पास हो, तो उतना ही मार्केट डेवलप होता है। तो हेयर मार्केट एंड हेंस द प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज लिमिटेड बाय नेचुरल फैक्टर्स, ठीक। तो ये बोलते हैं एक तो इंटरनल मार्केट हो गया, एक आप करोगे उस टाइम पे, स्पेशली ड्यूरिंग द 1750s 60s 70s, उस टाइम पे क्या है, मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलप नहीं हुए थे, ठीक है। तो जितना टाइम लगेगा आपको एक दूसरी कंट्री में, फॉर एग्जांपल इफ यू आर ट्रांसपोर्टिंग समथिंग फ्रॉम ब्रिटेन टू ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया बिकेम द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो सम हाउ योर प्रोडक्ट और योर मार्केट इज बीइंग रिस्ट्रिक्टेड बाय दिस नेचुरल फैक्टर्स। करंटली हम बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतनी क्यों बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, ठीक है। तो हम सेम बात करेंगे स्पेस टाइम डिस्टेंस की बात, क्यों, फॉर एग्जाम्पल कि आप इंटीरियर और रिमोट एरियाज में क्या है, ठीक है, इंटीरियर और रिमोट एरियाज में प्रोडक्ट्स का उतना क्या है, पेनिट्रेशन नहीं हो पाता मार्केट प्रोडक्ट्स का, बिकॉज दिस इज ड्यू टू नेचुरल बैरियर्स ऑफ स्पेस टाइम, दैट इज डिस्टेंस, राइट। टाइम ज़्यादा लगता है, स्पेस ज़्यादा, दैट इज डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इस बैरियर को क्या है, आप मिनिमाइज कर सकते हो, ह्यूमन इंटरवेंशन हो सकती है, इन बैरियर्स को मिनिमाइज कर सकते हो। पहले क्या थी, रोड्स अच्छी नहीं थी, हाईवेज अच्छे नहीं थे, तो ज़्यादा टाइम लगता था प्रोडक्ट्स को एक पार्ट ऑफ कंट्री से दूसरी को पार्ट ऑफ कंट्री में पहुंचाने के लिए, ठीक।
अब गवर्नमेंट का एम्फेसिस क्या है, मॉडर्न हाईवेज बनाना, और हाईवेज ऐसे बनाओ कि आप क्या है वेरियस सिटीज़ को कनेक्ट कर पाओ, और क्या है जिससे टाइम कम हो जाए दो सिटीज़ के बीच में, और फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना स्टार्ट हो जाए, तो आपका मार्केट उतना ही डेवलप होगा। ठीक है, आप कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से लेके आओ, रेलवे से लेके आओ, इंटीरियर से लिंक करो अपने, तो इससे क्या मार्केट का पेनिट्रेशन होगा। सेम वाज डन बाय ब्रिटिशर्स। ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में व्हेन इंडिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन, तो इंडिया में पहुंचाने के लिए उनका मेन फोकस क्या था, ये नेचुरल बैरियर को रिड्यूस कैसे करना था, थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। इंटीरियर पार्ट्स तक आप क्या है अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा सकते हो, और रॉ मटेरियल्स को क्या है टैप कर सकते हो। ठीक है, तो सिमिलरली हम बात करते हैं सागरमाला प्रोजेक्ट, पोर्ट डेवलपमेंट, भारतमाला प्रोजेक्ट। तो ये क्या है, ठीक है, रेलवे प्रोजेक्ट्स, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है, फ्राइट कॉरिडोर, ठीक है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। आप रिवर्स को क्या है इनलैंड उसमें नेविगेशन करना स्टार्ट कर दो, तो क्या है आपका क्या ये जो फैक्टर्स हैं इसकी वजह से आपका स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो बैरियर्स हैं नेचुरल बैरियर्स ऑफ स्पेस एंड डिस्टेंस, ये कम हो जाएंगे, एंड योर प्रोडक्ट्स विल बी एबल टू रीच द मासेज। तो ठीक है, तो ये बोलते हैं कि ये तो नेचुरल बैरियर्स हैं। ठीक है, हम जब बात करते हैं आर्टिफिशियल बैरियर्स के बारे में, तो ये बोलता है दीज बैरियर्स आर क्रिएटेड बाय स्टेट और द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये बोलता है ये हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, इनको हम क्या रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे ये बोलते हैं जब स्टेट टैरिफ लगाती है, टैरिफ लगा रही है, कोटा रिस्ट्रिक्शंस है, तो इसका मतलब क्या है, स्टेट क्या है उस मार्केट को फुली डेवलप नहीं होने दे रही है। टैरिफ से क्या है स्टेट इज कंस्ट्रक्टिंग वेरियस काइंड ऑफ बैरियर्स, तो मार्केट डेवलप नहीं हो रहा, तो वेल्थ जनरेट नहीं हो रही, आपका जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो लिमिटेड होगा, क्योंकि उतने प्रोडक्ट्स और गुड्स और सर्विसेज की डिमांड नहीं आएगी। तो दिस डिवीजन ऑफ लेबर इज आर्टिफिशियली रिस्ट्रिक्टेड बाय द स्टेट और गवर्नमेंट थ्रू इट्स टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस, कोटा बैरियर्स, राइट। साथ साथ ये बोलते हैं कि मोनोपोली, ठीक है, मोनोपोली भी रिस्ट्रिक्ट कर रही है गवर्नमेंट की मोनोपोली। जैसे हमने देखा कि पहले गवर्नमेंट की मोनोपोली थी टेलीकॉम, ऑटो सेक्टर में और वेरियस अदर सेक्टर्स में। हमने देखा कि नेशनलाइजेशन हुआ था। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्शन था इनका, ये स्टेट की मोनोपोली थी। तो पहले क्या था, लिमिटेड, स्टेट ने आर्टिफिशियली रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था मार्केट को। ठीक, स्टेट कंट्रोल कर रही थी मेजर इंडस्ट्रीज को, टेलीकॉम, ऑटो को। तो पहले क्या गुड्स आपकी क्वालिटी और सर्विसेज भी अच्छी नहीं थी, राइट। प्रोडक्ट्स की जो सिंस द स्टेट इज आर्टिफिशियली रिस्ट्रिक्टिंग द डिमांड, तो सप्लाई भी उतनी नहीं होगी, तो क्या है ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, इनका प्राइस बहुत ज़्यादा होगा, तो इट वुड बी बियॉन्ड द रीच ऑफ कॉमन मैन। ठीक है, तो ये स्टेट क्या मार्केट को रिस्ट्रिक्ट कर रही है। जैसे ही लिबरलाइजेशन हुआ, आप देखो टेलीकॉम प्रोडक्ट्स आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, कंपटीशन जनरेट हुआ। आजकल हर एक जो टेली डेंसिटी इतनी होगी कि हर एक आदमी के पास मोबाइल है। ऑटोज का प्रोलिफरेशन हुआ है। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत डेवलप हुई है आफ्टर डीरेगुलेशन, ठीक है, बाय द स्टेट। सिमिलरली मोनोपोली के साथ साथ कार्टेलाइजेशन भी रिस्ट्रिक्ट करता है। ऑयल इकोनॉमीज ऑफ गल्फ, ये क्या है, कार्टेल का एक प्रोडक्ट है। ठीक है, दे आर आर्टिफिशियली रिस्ट्रिक्टिंग और कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ ऑयल, और इसकी वजह से वो क्या मार्केट को लिमिट कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली कार्टेलाइजेशन किस में होता है आपका, जब फार्मर मंडी में अपना प्रोडक्ट लेके जाता है, तो जो कार्टेल जो बनाया होता है आपका, जो ये जो इंटरमीडिएरीज हो रहे हैं, ठीक है, जो लाइसेंस ट्रेडर्स होते हैं जो मंडी को कंट्रोल करते हैं, वो क्या है कहीं ना कहीं वो क्या आर्टिफिशियली दे आर पुशिंग अप द प्राइसेस, सो दे आर रिस्ट्रिक्टिंग द मार्केट फॉर द फार्मर्स प्रोड्यूस। ठीक है, साथ साथ एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग मैकेनिज्म, ठीक है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग मैकेनिज्म्स लेके आई, उसकी वजह से क्या है, यू आर कंट्रोलिंग द प्राइसेस ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। तो उसमें क्या है, आप नेचुरल जो
जो मार्केट फोर्सेस को डेवलप नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि नेचुरल जो मार्केट फोर्सेस हैं दे विल अल्टीमेटली टेक केयर ऑफ द प्राइसेस, ठीक है। जितना कंपटीशन होगा उतनी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बढ़ेंगे और प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। तो वो क्या बोलता है, इनको रिमूव करने के लिए, कैपिटलिस्ट को प्रोपेगेट करने के वो एक और अलग कंसेप्ट देता है। ही सेज अबाउट द रोल बैक ऑफ द स्टेट, ठीक है। स्टेट को विड्रॉल होना चाहिए, स्टेट को क्या होना चाहिए, मिनिमलिस्टिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, लाइसेंस फेयर स्टेट होनी चाहिए, जिसका क्या है मार्केट में कोई इंटरवेंशन ना हो, ठीक है। नो इंटरवेंशन इन मार्केट, राइट, ठीक है। आर्टिफिशियल बैरियर्स को रिमूव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन भी है, अगर आपने देखा होगा, ठीक है। इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स को कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट इज डेवलपिंग वन कॉमन मार्केट फॉर द एंटायर इंडिया, राइट। तो ये बोलता है कि ये जो कंसेप्ट है लाइसेंस फेयर स्टेट का, मिनिमलिस्ट गवर्नमेंट का, ठीक है, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन डूइंग बिजनेस, ठीक है। तो ये बोलता है कि जो मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड है, ये अल्टीमेटली क्या है, एक काइंड ऑफ कंट्रोल, एक सेल्फ कंट्रोल और एक ऑटोमेटिक कंट्रोल, क्या है, एक इनविजिबल कंट्रोल अपने आप से क्या है एक्सरसाइज करेगा मार्केट। इसको इसने बोला इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट। तो इनविजिबल हैंड का जो कंसेप्ट है वो भी आपका क्या है, वेरियस कंसेप्ट देगा। ये टेक्निकल टर्म्स जो होंगे, इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट, लाइसेंस फेयर स्टेट, डिवीजन ऑफ लेबर, wealth is dynamic, it is flowing through the entire society. So these various capitalist kind of concepts were first propounded by Adam Smith, right? So that is why I'm focusing on Adam Smith, because Adam Smith ही कहीं ना कहीं से, एडम स्मिथ को क्या है जो थ्योरी प्रोपगेट करेंगे उसी का जो रिएक्शन आएगा वो आएगा डोरखाइम का, मार्क्स का, यूटोपियन सोशोलॉजिस्ट है उनका आएगा, यूटोपियन मार्क्सिस्ट है उनका आएगा, ठीक। तो ये बोलता है कि ये जो मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई और डिमांड है, ये जो इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट है, ये क्या एक नेचुरल इक्विलिब्रियम बना के रखेगा अपने आप से। तो इसलिए स्टेट की इंटरवेंशन की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन नेचुरल इक्विलिब्रियम बना के रखेगा, क्योंकि जब इनके बीच में कंपटीशन होगा, फ्री, ये बोलता है फ्री चॉइस, ठीक है, फ्री एक्सचेंज हो, फ्री कंपटीशन हो मार्केट में, ये तभी हो पाएगा जब स्टेट का कोई इंटरवेंशन और इंटरफेरेंस नहीं होगा मार्केट में। तो अपने आप से ही क्या एक ऐसा नेचुरल इक्विलिब्रियम डेवलप करेगा मार्केट, जिसकी वजह से ये जो फोर्सेस ऑफ सप्लाई और डिमांड है मार्केट के, ये क्या है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज भी बढ़ेगी, ठीक है, प्राइसेस भी कम होंगे, तो कंज्यूमर्स के लिए भी फायदा होगा और प्रोड्यूसर्स के लिए भी, दोनों के लिए फायदा होगा, ठीक है। कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी राइज करेगी और इनोवेशन बढ़ेगा अपने आप से, क्योंकि ये दीज प्रोड्यूसर्स विल बी कंपीटिंग अगेंस्ट देमसेल्व्स। तो जो जितना ज़्यादा इनोवेट करेगा, जो आप देखोगे जो जितना एक दूसरे को आउटडू करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेस्ला इन द करंट टाइम्स, टेस्ला ने पूरा रेवोल्यूशनराइज कर दिया कि जैसे द वे इन विच द टेस्ला इज प्रोड्यूसिंग कार, स्पेशली इन द सेगमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो क्या है, पूरा का पूरा जो शेयर मार्केट है, जो टेस्ला का जो कैपिटलाइजेशन है, जो टेस्ला की जो वैल्यू है, इट इज मोर देन द कंबाइंड वैल्यू ऑफ वेरियस कंपनीज, फॉक्सवैगन, आपका मर्सिडीज, फोर्ड, ऑडीज, इनका कंबाइंड वैल्यू से भी ज्यादा है आपका टेस्ला का, बिकॉज टेस्ला क्या है, इनोवेशन, इट आउटडिड दीज कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, राइट। तो बोलते हैं कि जो इनविजिबल हैंड, ये अपने आप ही से ही सेल्फ रेगुलेट करेगा मार्केट, उससे एक नेचुरल इक्विलिब्रियम बना के रखेगा, राइट। तो एक चीज देखते हैं कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द मिनिमलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये सबसे पहले हमने जब पॉलिटिकल फिलोसफर्स की बात कर रहे थे, हमने लॉक के बारे में पढ़ा था, तब हमने देखा लिमिटेड गवर्नमेंट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन जो लॉक ने बोला, उसने एक नॉर्मेटिव और मॉरलिस्ट आर्गुमेंट दिया था, ठीक है। उसने ये आर्गुमेंट दिया था फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ
लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, कि स्टेट जितना मिनिमल रोल प्ले करेगी, ये जो पावर इक्वेशन और पावर स्पेक्ट्रम का जो बैलेंस है, ठीक है, ये जो फलक्रम है फ्रॉम स्टेट टू सिटीजन्स, तो जितना सिटीजन्स के पक्ष में झुका होगा उतना बेटर है। तो स्टेट जितना क्या है मिनिमल रोल प्ले करेगी उतना अच्छा है, उतनी लिबर्टी बढ़ेगी लोगों के लिए। तो उसका क्या नॉर्मेटिव और मॉरलिस्ट आर्ग्यूमेंट था। तो इसने प्रैक्टिकल आर्ग्यूमेंट दिया कि ऐसा नहीं है कि लिबर्टी लोगों की हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे जब हम फ्री चॉइस की बात कर रहे हैं लिबर्टी के बारे में। तो यहां से कंसेप्ट आएगा इंडिविजुअलिज्म का। ठीक है, ऑल दीज कंसेप्ट्स, इंडिविजुअल डेमोक्रेसी, डिवीजन ऑफ लेबर, फ्री एक्सचेंज, फ्री मार्केट, लाइसेंस फेयर स्टेट, ऑल दीज आर कैपिटलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स। कैपिटलिस्ट, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी। ठीक है, तो ये बोलते हैं स्टेट का हम इसलिए करेंगे, स्टेट क्योंकि लाइसेंस फेयर स्टेट होगी तो मार्केट में इंटरवेंशन कम होगा, तो वेल्थ ज्यादा जनरेट होगी। तो जितनी ज्यादा वेल्थ जनरेट होगी उतना ही टेंजिबल बेनिफिट्स होगा सिटीजन्स को, उनकी वेल्थ बढ़ेगी, प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, नेशन की प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी। तो इसने क्या है टेंजिबल, प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक आर्गुमेंट दिया लिबर्टी के लिए और मिनिमल रोल ऑफ द स्टेट के। वेयर इज द आर्गुमेंट, द लोकियन आर्गुमेंट वाज नॉर्मेटिव और मॉरलिस्टिक इन नेचर, राइट। एक चीज और बताऊंगा कि एडम स्मिथ was also influenced by the scientific methods, इसलिए भी हम इसको क्या है लिंक कर रहे हैं मॉडर्निटी से। ठीक है, he wanted to use the methods of science in the development of economics। ठीक है, और इकोनॉमिक्स when it comes to social sciences, economics is the most technical discipline, सबसे ज्यादा साइंटिफिक मेथड्स का यूज हो सकता है, क्वांट्स, डेटा, ठीक है, फिगर्स, पाई चार्ट्स, वेरियस काइंड ऑफ डायग्राम्स, ग्राफ्स, ये सबसे ज्यादा क्या इकोनॉमिक्स में यूज होते हैं। तो काफी साइंटिफिक मेथड का हम क्या इकोनॉमिक्स में यूज कर सकते हैं। तो इन्होंने अपनी बुक में वेल्थ ऑफ नेशंस में 3 चीजों के बारे में बात की। डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। ठीक है, कैपिटलिस्ट अक्यूमुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। हमने ऑलरेडी देखा अक्यूमुलेशन के बारे में उनका क्या विचार है। ठीक है, वेल्थ शुड बी री इन्वेस्टेड, ये क्या है इनडायरेक्ट कंक्लूजन उनके आर्गुमेंट से। अकॉर्डिंग टू हिम वेल्थ इज एब एंड फ्लो, इट इज flowing like a river in the society. It depends on the products or goods or services generated that are flowing, that are flooding the market, right? So that involves reinvestment of profits or reinvestment of wealth. Wealth should not be hoarded. ठीक, तो ये दिया इन्होंने। और साइंटिफिक मेथड का कहाँ यूज कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने ही ट्रेस्ड द एंटायर इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ वेस्ट। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये जो बुक लिखी उन्होंने, जो वेस्टर्न सोसाइटीज है, वेस्टर्न इकोनॉमीज को पूरी की पूरी हिस्ट्री ट्रेस की, वहां से उन्होंने फैक्ट्स उठाए, ठीक है, डेटा उठाया, फिगर्स उठाई, उन्होंने देखा इन इकोनॉमीज की क्या कमी है, किस इकोनॉमी की क्या स्ट्रेंथ है, उसके बेसिस पे ये काइंड ऑफ क्या हो गया, दिस इज काइंड ऑफ एम्पिरिसिज्म। उन्होंने क्या वेल्थ देखी, इंग्लैंड में कैसे वेल्थ जनरेट हो रही है, ठीक है, तो ही वॉज एम्पिरिकल इन नेचर, ठीक है, डेटा का भी यूज कर रहा है। सो दैट इज वाई ही इज यूजिंग अ साइंटिफिक मेथड और द मेथड्स ऑफ साइंस इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। सी हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में एडम स्मिथ क्या बात करते हैं। ठीक है, तो उसने बोला कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल ब्रिटेन है उसमें डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, वो क्या है, ज़्यादा प्रोडक्टिव है, ज़्यादा एफिशिएंट। उसके पीछे रीज़न क्या है, सी इसके पीछे रीज़न क्या है कि फैक्ट्री सिस्टम में जो है कॉम्प्लेक्स जो टास्क है, इसको क्या है, इट इज बीइंग ब्रोकन डाउन इनटू वेरियस सिंपल स्मॉल एंड मैनेजेबल टास्क्स। ठीक है, फॉर इंस्टेंस ऑटोमोबाइल फैक्ट्री है तो उसको क्या है, जो कंस्ट्रक्शन, जो आपका जो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग होगी ऑटोमोबाइल की, उसको क्या है वेरियस सब प्रोसेसेस में, ठीक है, सब पार्ट्स में उसकी प्रोडक्शन को डिवाइड कर दो। ठीक है,
कुछ जो वर्कर्स होंगे वो नट और बोल्ट्स को क्या करेंगे, टाइट करेंगे, ठीक है। कुछ जो होंगे वो क्या है आपका टायर्स को फिक्स करेंगे। कुछ होंगे जो क्या इंजन जो है जो मैन्युफैक्चर हुआ है उसको फिट कैसे करना है, ठीक है। कुछ इंटीरियर ऑफ कार को देखेंगे कि वेरियस जो सीट बेल्ट्स हैं, सीट्स हैं, ठीक है, अंदर का जो इंटीरियर है उसको देखेंगे। तो आप क्या है, एक कॉम्प्लेक्स टास्क को यू आर ब्रेकिंग डाउन इनटू सिंपल, स्मॉल एंड मैनेजेबल टास्क। तो हर एक टास्क पे क्या है, आप लेबर को, हर एक टास्क और सब प्रोसेस के लिए आप लेबर यूज करो, ठीक है। नाउ दिस लेबर और दीज वर्कर्स विल बी डूइंग दिस टास्क रिपीटेटिव, ठीक। तो उनके लिए क्या बन जाएगा, बार बार जब ये टास्क करेंगे इट विल बी क्वाइट रूटीन फॉर देम, कंटिन्यूसली सेम टास्क को परफॉर्म करेंगे। जब कंटिन्यूसली सेम टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं तो एफिशिएंसी भी आ जाएगी, ठीक है। और इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा कि वन सेट ऑफ वर्कर्स विल बी स्पेशलाइज्ड इन वन सेट ऑफ प्रोसेसेस रिलेटेड टू द ओवरऑल टास्क, ठीक है। प्लस ये जो टास्क हैं दे विल बी स्टैंडर्डाइज्ड, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट किए गए होंगे, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। गाइडलाइंस दी जाएंगी, ठीक है, गाइडलाइंस के हिसाब से, डूज एंड डोंट्स के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो एंटायर सिस्टम को क्या है, रैशनलाइज कर दिया गया है, प्रोडक्शन डिवीजन ऑफ लेबर को, और सिस्टमेटाइज्ड कर दिया गया है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये सारी एफिशिएंसी बढ़ रही है लेबर की। तो ये बोलता है कि आप लेबर को क्या है, यहाँ पे लेबर की क्या है, सेमी स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा स्किल्स नहीं चाहिए। सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर कैन डू द टास्क इन मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि वहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था। सर्विसेज में स्किल्स की बात करते हैं, यहाँ पे क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उस टाइम पे सर्विसेज का तो डेवलपमेंट हुआ ही नहीं था। तो आपका सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स को आप एम्प्लॉय करोगे मिनिमम वेजेस पे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्ट्स काफ़ी जनरेट होंगे, और इनको कंबाइन करो आप मशीनरी और मशीन पावर फैक्ट्रीज के साथ, तो इट विल लीड टू मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन होगा, सप्लाई बढ़ेगी, तो क्या है, प्राइसेस भी कम होंगे, और जितने ज़्यादा सप्लाई बढ़ेगी उतनी ज़्यादा वेल्थ भी जनरेट होगी। तो इस हिसाब से आप क्या है, मार्केट को डेवलप कर रहे हो, ठीक है। नाउ ही इज कंपेयरिंग दिस मॉडर्न फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, दिस रैशनल डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, दिस स्टैंडर्डाइज्ड और सिस्टमेटाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर टू द ट्रेडिशनल डिवीजन ऑफ लेबर। वो बोलता है कि एक प्रोडक्ट है, जैसे ही टॉक्स अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ पिन्स, वो पिन फैक्ट्री की बात करता है। तो जब वो पिन फैक्ट्री की बात करता है तो वो बोलता है कि जैसे यहाँ पे फैक्ट्री में जो पिन्स प्रोड्यूस होंगी वो लार्ज नंबर पे प्रोड्यूस होगी, लेकिन जो ट्रेडिशनल पिन मेकर होगा, जो हैंडीक्राफ्ट्समैन होगा, ठीक है, ये हैंडीक्राफ्ट्समैन क्या है, जनरेशन से पिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनके जो वर्क में ये बोलता है एक्सपीरियंस है, ठीक है, क्वालिटी है, क्रिएटिविटी है, ठीक है, वेरियस काइंड ऑफ स्किल्स आर इन्वॉल्व। लेकिन ये बोलता है कि जो हैंडीक्राफ्ट्समैन है वो लिमिटेड प्रोडक्शन ही कर सकता है, ठीक है, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर एफिशिएंट नहीं है, लिमिटेड प्रोडक्शन ही कर सकता है। एक पर्टिकुलर हैंडीक्राफ्ट्समैन और इवन अ ग्रुप ऑफ हैंडीक्राफ्ट्समैन कैन नॉट प्रोड्यूस पिन्स ऑन अ वास्ट स्केल, ऑन लार्ज स्केल, मास प्रोडक्शन नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्शन क्या है, लिमिटेड है। तो इसी की वजह से क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर लिमिटेड है, इसी की वजह से क्या है, वो ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं ले सकता है, ठीक है, ज़्यादा डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकता है। तो प्रोडक्ट्स कम जनरेट हो रहे हैं, तो इवन तो क्वालिटी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, सप्लाई कम होगी, तो यहाँ पे प्राइस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सप्लाई कम होगी, डिमांड कम है,
डिमांड को फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो वेल्थ भी कम जनरेट होगी। तो यू आर रिस्ट्रिक्टिंग द मार्केट इन द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये बोलते हैं कि इवन दोज दीज वर्कर्स आर सेमी स्किल्ड बट जो प्रोडक्ट्स है ऑलमोस्ट सिमिलर क्वालिटी के और इवन बेटर क्वालिटीज के यूजिंग मशीन्स और यूजिंग दिस स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, आप यहाँ पे ये ज़्यादा एफिशिएंट है, राइट, एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। सो दिस वाज हिज थियरी। अब इसका क्रिटिक आया, एडम स्मिथ का क्रिटिक जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडम स्मिथ वाज राइटिंग इन 18th सेंचुरी ड्यूरिंग द नेसेंट और बर्थ फेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज अभी नहीं देखे गए थे। आपका जो 19th सेंचुरी में होगा, जब मार्क्स बात करेगा, तो उस टाइम पे जब जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्रोलिफरेट कर गई थी, वेरियस वेस्टर्न डेमोक्रेसीज और वेस्टर्न कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो उस टाइम पे क्या है, जो वर्कर्स की कंडीशंस है, वर्कर्स की कंडीशंस क्या थी, वो बहुत बेकार हो गई थी, ठीक है। एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वर्कर्स का, ठीक है। आप देखोगे वर्किंग आवर्स बहुत लंबे थे, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, 16-17 घंटे। वर्किंग कंडीशंस बहुत बेकार वर्किंग कंडीशंस थी, ठीक है। एक्सीडेंटल और ऑक्यूपेशनल डेथ्स होती थी। लेट अस टॉक अबाउट वर्किंग कंडीशंस। देयर वाज अ मूवी ऑफ नवाजुद्दीन सिद्दीकीज वेयर वो क्या कैजुअल लेबर होता है एंड ही वाज वर्किंग इन सम फर्नेस, ठीक है, इन रिमोट पार्ट ऑफ इन द इंडस्ट्रियल माइंस ऑफ छत्तीसगढ़। तो वहाँ पे क्या है, कोई वर्कर क्या है उस टाइम पे उसी का जो ड्रेजरी है, जो ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्कर है, वो दिखाया गया है उस मूवी में, ठीक है। तो ड्यू टू बैड वर्किंग कंडीशंस और अनसेफ वर्किंग कंडीशन वो क्या है, लेबर ही अल्टीमेटली डाइज, और उसका कोई भी सुध नहीं लेता। नो वन नोज दैट इवन अ लेबरर डाइड। वो क्या बोलता है, इट वॉज जस्ट अ नंबर, इट वॉज नॉट अ ह्यूमन बींग हु डाइड, इट वॉज जस्ट अ नंबर इन द गवर्नमेंट अकाउंट्स, इन द गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इट रिमेन टू अ नंबर। तो वर्किंग कंडीशन वर रियली बैड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। देयर वाज अ करंट आर्टिकल इन हिंदू, एडिटोरियल वाज रिटन अराउंड 4 to 5 days बैक। तो उसमें क्या सिलिकोसिस की बात करते हैं। सिलिकोसिस वो द राइटर सेज कि ड्यू टू सिलिकोसिस स्पेशली इन द माइंस ऑफ राजस्थान लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर डाइंग, ठीक है। सिलिकोसिस डस्ट जो यूज़ होती है मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, माइनिंग में, तो उससे एक्सपोजर है, जो आपका रिपीटेड एक्सपोजर है, उसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर डाइंग, ठीक है। तो उस पे लिए भी कुछ गवर्नमेंट या फिर जो कैपिटलिस्ट है वो उस पर इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। दे आर कंप्लीटली इग्नोरिंग द वर्कर्स अंडर द गाइज ऑफ लेबर रिफॉर्म्स, ठीक है। तो ये क्या है, द सिलिकोसिस कॉजेज अ काइंड ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी इन वर्कर्स, ठीक है। परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है और काफ़ी फैटल डिजीज है और उसकी वजह से लार्ज स्केल डेथ्स भी होती है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही था। अर्बन एरियाज में क्या है, पॉवर्टी थी, क्राइम था, स्क्वेलर था, स्लम्स थे, तो दे वर लिविंग इन एब्जेक्ट पॉवर्टी। तो ये जो आपके ये जो डिटीरियोरेटिंग कंडीशंस थी वर्कर्स की और ये जो हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस थे आपके जो कैपिटलिज्म के, ये आपको नेक्स्ट सेंचुरी में देखने के लिए मिले आपके 19th सेंचुरी में। और उस पे क्या क्रिटिसिज्म आपका एडम स्मिथ का बहुत ज़्यादा हुआ। एक तो बात करते हैं एलियनेशन की। सबसे पहले मार्क्स बात करते हैं कि कैपिटलिज्म सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू एलियनेशन ऑफ लेबर, ठीक। तो क्या ये क्रिटिसिज्म फेयर है आपका एडम स्मिथ का करना? सिंस एडम स्मिथ वाज नॉट एबल टू फोरसी दिस because he was writing during the nascent phase of industrial revolution when these consequences were not optimal in nature or they did not unfold as yet, right? तो उनको वो फोर्सी करना और उसके बारे में लिखना that was beyond the scope of his time, right? तो लेकिन still एडम स्मिथ सेज, उन्होंने इसकी नेगेटिव कंडीशंस भी देखी। वो बोलता है कि दिस डिवीजन ऑफ लेबर इट इज मैकेनिस्टिक इन नेचर, ठीक है। ये जो ह्यूमन को है, ह्यूमन को मशीन लाइक बना देता है।
since he is unskilled, he is not using his brain unlike the traditional form of division of creativity was used. ठीक है, ये बोलता है कि ये जो लेबर को डल और स्टूपिड बना देता है. दिस इन्वॉल्व्स नो ब्रेन स्टिमुलेशन एट ऑल. कोई क्रिएटिविटी नहीं चाहिए. यू आर जस्ट वर्किंग लाइक ए मशीन इन ए रिपीटेटिव मैनर, कंटिन्यूसली डूइंग द सेम टास्क ओवर एंड ओवर, राइट. तो ये इन्होंने इसके डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स के बारे में भी बात की थी. तो मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं कि जब मार्क्स क्रिटिसाइज करते हैं तो आपको लिंक कर सकते हो एडम स्मिथ से भी. और मार्क्स ने सिमिलर बात बोली, एलिनेशन. ये बोलता है कि जो एलिनेशन है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है कैपिटलिज्म का, जिसमें कोई भी स्किल्स डेवलप, कोई भी स्किल यूज नहीं होती है, ठीक है, मैकेनिस्टिक है, डीह्यूमनाइजिंग है, ठीक है. तो इट लीड्स टू एलिनेशन ऑफ वर्कर फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. वो कंपेयर करता है ट्रेडिशनल डिवीजन ऑफ लेबर को. वो बोलता है कि जब एक पेंटर अपनी पेंटिंग बनाता है तो उसकी जो अंदर की आर्टिस्टिक जो क्रिएटिविटी है, आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज है, वो रिप्रेजेंट करता है कैनवस पे. तो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर प्रायर टू द एडवेंट ऑफ कैपिटलिस्टिक फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर वाज क्वाइट स्टिमुलेटिंग. ठीक है, यहां पे हमने देखा. तो वो बोलता है कि जो वर्क है उसी से आपका सेल्फ डिटरमाइन होता है, बिकॉज ही अल्टीमेटली पोर्ट्रेइंग हिज इनर और आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी ऑन टू द कैनवास. सिमिलरली एक जो आपका पोर्टर है वो आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी, आर्टिस्टिक उसको रिप्रेजेंट करता है थ्रू हिज प्रोडक्शन और सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करता है, राइट. लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है. तो बोलता है इट लीड्स टू एलिनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्लस प्रोडक्ट पे कोई कंट्रोल नहीं है, एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट, प्लस एलिनेशन फ्रॉम सेल्फ, बिकॉज वो सेल्फ में उसका जो सेल्फ है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम हिज वर्क, दैट इज कंप्लीटली लॉस्ट, एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू एलिनेशन फ्रॉम द सोसाइटी. ठीक है, डिसएंगेजमेंट फ्रॉम सोसाइटी. सो दीज वर सम ऑफ द हार्मफुल एस्पेक्ट्स विच वर डिस्कस्ड बाय मार्क्स इन द फॉर्म ऑफ एलिनेशन, राइट. तो वो भी बात करता है एडम स्मिथ के बारे में, लेकिन लिमिटेड वे में, बिकॉज ही वॉज नॉट लिविंग इन दोज टाइम्स. The bad or negative consequences of capitalism still did not manifest at that point of time, right. Second, एक important concept देते हैं, this is a very important concept, और ये देता है rational utility maximizer का concept. ठीक है, वो बोलता है कि जो मैन है ही इज अ रैशनल, ठीक, वो अपने लिए यूटिलिटी को, अपने लिए जो यूजफुलनेस है उसको मैक्सिमाइज करना चाहता है. उसको इसने बोला, जैसे हम बोलते हैं होमो सैपियंस, उसने इस कंसेप्ट को बोला होमो इकोनॉमिकस. ठीक है, तो अपने लिए यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना जाता है. जो मैन रैशनल है तो वो क्या है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है. आप कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस उठा के देख लो, मैन वांट्स टू बाय चीप एंड सेल डियर. जितने से कम वो चीज़ों में खरीदना चाहता है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा महंगी चीज़ बेचना चाहता है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है. रैशनल यूटिलिटी मैक्सिमाइजर, होमो इकोनॉमिकस मैन. ठीक है, आप देखेंगे स्टॉक मार्केट्स आप करंटली देख रहे हो कि बुलिश हो रखा है, ठीक है. तो एवरीवन इज इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स, और क्या है, ये एंटिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट राइज करेगा तो उनकी वेल्थ बढ़ेगी. लेकिन द मोमेंट स्टॉक मार्केट स्टार्ट्स consolidating itself or starts crashing, everyone will start selling these, because man is rational utility, he is rational. ठीक है, he uses the reason or logic to maximize his productivity in the economic or other transactions as well, right. आप लैंड खरीदते हो तो अभी आप ये सोचते हो, आप रियल एस्टेट कर रहे हो तो आप सोचते हो कि जो फ्लैट है कम से कम रेट में मिल जाए और विल बी एबल टू सेल इट डियर, ठीक है, एट लेटर टाइम्स. सिमिलरली लैंड ट्रांजैक्शंस होती हैं, लैंड की सेलिंग वगैरह होती है, तो सिमिलर कंसेप्ट आता है. ज़्यादातर आप ट्रांजैक्शंस में ये यूज़ करना चाहते हो. नाउ इसका क्रिटिसिज्म ये हुआ कि मैन इज नॉट ड्रिवन जस्ट बाय सेल्फ इंटरेस्ट, मैन इज ऑल्सो ड्रिवन बाय प्रिंसिपल्स. किसी के लिए अपना जो नेटिव लैंड है, ठीक है, नेटिव लैंड है वो इतना डियर होता है उसके लिए कि ही वॉन्ट बी विलिंग टू सेल इट एट एनी कॉस्ट. आपने काफ़ी मूवीज़ में भी देखा होगा कि लोग अपनी जो प्रॉपर्टी है, जो बिग कॉर्पोरेट्स हैं, उनको एट हायर रेट्स भी वो क्या है, दे डू नॉट वांट टू सेल देयर लैंड और द प्रॉपर्टीज, बिकॉज वो बोलते हैं कि इस घर से हमारा क्या अटैचमेंट जुड़ा हुआ है, हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, राइट. तो बोलते हैं कि, तो इनके क्रिटिक्स बोलते हैं मैन इज ऑल्सो ड्रिवन बाय प्रिंसिपल्स,
और अपने जो नेटिव है वो लैंड को भी सेल नहीं करना चाहते लोग। तो हियर एडम स्मिथ सेज कि दिस इज जस्ट अ कंसेप्ट। ठीक है, ये क्या है, जैसे हम बात करते हैं साइंस में, अगेन ही रिफर्स टू द साइंटिफिक मेथड। साइंस में भी ऐसी होता है ना, एक आइडियल और यूटोपियन स्टेज की बात करते हैं। जब हम बॉयल्स लॉ की बात करते हैं, ठीक है, बॉयल्स लॉ ऑफ गैसेस की बात करते हैं, तो वो एक आइडियल गैस स्टेट के बारे में बात करता है। ठीक है, रियल स्टेट में उसकी सेम कंडीशंस मैनिफेस्ट नहीं होगी, लेकिन दैट आइडियल स्टेट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजंस, राइट। तो ये बोलता है कि ज़्यादातर यही होता है आइडियल, दिस इज एन आइडियल कंसेप्ट, और मैक्सिमम टाइम्स यही फॉलो होता है। देयर माइट बी सम डेविएशंस हियर एंड देयर, बट दिस इज अ जनरल कंसेप्ट दैट इज मैक्सिमली फॉलोड। तो जब मैन है, सिग्मा करेंगे, ज़्यादातर लोग इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, तो पैटर्न बिहेवियर आ जाएगा, राइट। तो वाई एम सेइंग कि ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, रैशनल यूटिलिटी मैक्सिमाइजर का। सी सेम कंसेप्ट क्या है, पार्सन्स विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, पार्सन्स थियरी ऑफ एक्शन पढ़ेंगे तो उसमें भी हम सेम कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो आप उसको क्या है, उस टॉपिक को इससे लिंक कर सकते हो, रैशनल यूटिलिटी मैक्सिमाइजर, द होम इकोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ एडम स्मिथ। और अगेन आई विल बी सेइंग कि जब आप पार्सन्स के यूटिलिटी मैक्सिमाइजर लिखने से पहले बात करेंगे, पार्सन्स की जो थियरी ऑफ एक्शन लिखने से पहले, ठीक है, बात करेंगे अगर आप एडम स्मिथ की, तो आपका कहीं ना कहीं इट विल बी एन एडेड एडवांटेज इन योर आंसर, राइट। सो एडम स्मिथ कंसेप्ट वर लिंक टू वेरियस सोशियोलॉजिस्ट। पार्सन से हमने देखा, मार्क्स से देखा, डिवीजन ऑफ लेबर क्या है आपके, डोरखाइम भी बात करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। जब वो ट्रेडिशनल डिवीजन ऑफ लेबर है, वो बोलता है कि ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है एज पर डोरखाइम, दिस इज प्रेवलेंट इन द ट्रेडिशनल सोसाइटीज विच वर ड्रिवन बाय मैकेनिकल solidarity, and this form of division of labor, that is complex form of division of labor, will be in the societies driven by organic solidarity. तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट डोरखाइम। ठीक है, तो आपको सारी चीजों को कंसेप्ट लिंक करके पढ़ना है। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और वो बात करते हैं, स्टेटस ऑफ वुमेन की भी बात करते हैं। ऑल दीज कंसेप्ट्स विल कुड बी यूज्ड बाय यू इन एसे, इथिक्स एंड इन सोशियोलॉजी। स्टेटस ऑफ वुमेन की क्या बात करते हैं, सी आपके जो एडम स्मिथ बोलते हैं कि इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज, में क्या था, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर था। ठीक है, आप जब फेमिनिस्ट की बात करेंगे तब भी ये कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। एन ओकले भी इसके बारे में बात करेगी, बायोलॉजिकल फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। दिस सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर वाज डिटरमाइंड बाय बायोलॉजी। ठीक है, वो बोलता है कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज में क्या थी कि आपको मैकेनिकल और मसल पावर यूज करनी पड़ती थी कुछ टास्क में। ठीक है, तो बायोलॉजी कुछ ऐसी है ह्यूमन बीइंग्स की। मैन आप देखोगे टेस्टोस्टेरोन क्या बनाता है, मैन को एग्रेसिव बनाता है। ठीक है, वो अपने पैशन को परस्यू करने के लिए जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन मेक्स मैन एग्रेसिव। ठीक है, वो क्या है, मैन को एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट, मसल पावर। तो जितने भी आप देखते हो कि जिम गोइंग पीपल, वो जो स्टीरॉइड्स के इंजेक्शंस लेते हैं, दैट इज नथिंग बट टेस्टोस्टेरोन। तो वो बोलता है कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज में जो डिवीजन ऑफ लेबर था वो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर था बेस्ड ऑन बायोलॉजी। ठीक है, तो सर्टेन स्ट्रेनस टास्क जिसमें मसल पावर का इन्वॉल्वमेंट था, जैसे पत्थर तोड़ना, ठीक है, क्वारिंग वाज कैरिड आउट बाय मैन। ठीक है, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट और ट्रीज बाय मैन। ठीक है, वॉर वाज द डोमेन और प्रिजर्व ऑफ मैन। ठीक है, एग्रेशन, वायलेंस, राइट। तो जिसने वॉर को कंट्रोल कर दिया वो पूरी सोसाइटी कंट्रोल करेगा, दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पैट्रियार्की, राइट। वेयर एज द सॉफ्ट टास्क, ठीक है, जिसमें क्या था, मसल पावर का ज्यादा यूज नहीं था, जैसे डोमेस्टिक चोर्स, वुमेन, राइट, फैचिंग वाटर, ठीक है, गैदरिंग ऑफ फ्रूट्स और फ्यूल, राइट।
तो दीज वर द ट्रेडिशनल डिवीजन ऑफ लेबर, ऐसे होता था। लेकिन वो बोलते हैं इन मॉडर्न सोसाइटीज आपको क्या है, मसल पावर की जरूरत नहीं है, बिकॉज मसल पावर इज रिप्लेस्ड बाय मैकेनिस्टिक पावर, ठीक है, द पावर ऑफ मशीन्स। तो इसलिए जो ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है, तो उसको डिसरप्ट कर दिया है कैपिटलिज्म ने मॉडर्न सोसाइटीज में, दैट डिवीजन ऑफ लेबर इज बीइंग डिसरप्टेड। और क्या है, जो टास्क मैन परफॉर्म कर सकता है वो वुमेन भी परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। तो ये न्यू फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर होगा, विच इज नॉट बेस्ड ऑन मसल पावर, राइट। तो सेम काइंड ऑफ स्किल्स से आप वुमेन भी कर सकती है। और वो बोलता है जब वुमेन आती है मार्केट में, ठीक है, इवन चिल्ड्रन भी आ जाएंगे इस टाइम पे, दे विल स्टार्ट वर्किंग, राइट। तो जो इससे क्या होगा, वुमेन जब आएगी मार्केट में, तो इससे क्या होगा, मार्केट में लेबर की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। तो लेबर की निगोशिएटिंग पावर कम हो जाएगी, क्योंकि लेबर की सप्लाई ज़्यादा है, उतनी डिमांड नहीं है। तो दिस इज अ कैपिटलिस्ट प्लॉय टू मिनिमाइज द वेजेस, राइट, फर्स्ट। तो और वो बोलता है ऑल्सो कि जो वुमेन और चिल्ड्रन की, आप जैसे जॉर्डन पीटरसन है, ठीक है, वो बोलते हैं कि वुमेन की और चिल्ड्रन की उतनी नेगोशिएटिंग पावर नहीं होती, तो कैपिटलिस्ट उसको यूज कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं नेगोशिएटिंग पावर मैन की ज़्यादा होती है, तो मार्केट में अच्छे से अपनी वेजेस को नेगोशिएट कर सकता है, लेकिन वुमेन और चिल्ड्रन उतने अच्छे से नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वेजेस वो उनकी कम होगी। तो आज हम क्या बात करते हैं, इक्वल पे फॉर इक्वल, और क्यों बात करते हैं, उसका ओरिजिन यहीं से है, उस कंसेप्ट का, राइट। इसी को मार्क्स क्रिटिसाइज करता है, वो बोलता है दिस लीड्स टू रिजर्व आर्मी कि लेबर इतना प्रोड्यूस हो चुका है, एक रिजर्व आर्मी बना ली है, कैपिटलिस्ट ने एक रिजर्व बफर फोर्स बना ली है, जिसकी वजह से अगर जो लेबर है उनकी निगोशिएट अगर ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो दे कुड बी डिस्प्लेस्ड, बिकॉज देयर इज ऑलवेज रिजर्व आर्मी एट द डिस्पेंस ऑफ द कैपिटलिस्ट एंड दिस रिजर्व आर्मी कुड बी यूज्ड। सी, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और फोर्सी किया उसने। वो बोलता है कि सिंस मैन इज रैशनल यूटिलिटी मैक्सिमाइजर, तो जो ओनर होगा और कैपिटलिस्ट होगा और जो लेबर होगा और वर्कर होगा, उनके इंटरेस्ट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ओनर और जो वर्कर है वो क्या करेगा, वेजेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है, ताकि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए। वर्किंग आवर्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा, वर्किंग कंडीशंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, राइट, ताकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए, रिपेयर मेंटेनेंस ETC, राइट। वैसे ही वर्कर क्या करेगा, वो वर्किंग आवर्स को कम करने की कोशिश करेगा, वर्किंग कंडीशंस को बढ़ाने की कोशिश करेगा, वेजेस के लिए बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ये बोलता है सिंस दे आर बोथ आर रैशनल यूटिलिटी मैक्सिमाइजर, अपनी अपनी यूटिलिटी और अपने इंटरेस्ट को ऑगमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां से बोलता है इट विल लीड टू कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ इंटरेस्ट। सेम कंसेप्ट वाज ऑल्सो टॉक्ड अबाउट बाय कार्ल मार्क्स, कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ इंटरेस्ट ड्यू टू, बिकॉज दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग है, तो यहां से क्या कंफ्लिक्ट भी डेवलप होगा बिटवीन द लेबर क्लास, वर्कर क्लास और द ओनर और द कैपिटलिस्ट क्लास, राइट। तो ये बोलता है कि जो ओनर क्लास है ये माइनॉरिटी में है, सेम मार्क्स भी सिमिलर बात करता है, ओनर क्लास है माइनॉरिटी में है, ठीक है, छोटी क्लास है, कम ओनर्स ने बहुत सारे फैक्टर्स को क्या है, प्रोडक्शन को क्या है, मोनोपोलाइज किया हुआ है, राइट। तो ये जो है ये एक एफ्लुएंट क्लास है, स्मॉल क्लास है। तो इसमें क्या है कि दीज ये जो मेंबर्स ऑफ क्लास दे नो ईच अदर, दे इंटरमैरी अमंग ईच अदर, ठीक है, वो सेम सोशल सर्कल्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनका सेम स्टेटस है, सेम क्लब्स में जाते हैं, तो दे पर्सनली नो ईच अदर बिकॉज देयर नंबर इज लिमिटेड, प्लस दीज क्लास हैज strong connections with the government, so this class is more united to pursue their interest, whereas वो बोलता है कि जो लेबर और वर्कर क्लास है वो एक है स्कैटर्ड है, ठीक है, डिफ्यूज्ड है, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में है, प्लस इवन यहाँ पे भी क्या है, अलग अलग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी उनका फ्रेगमेंटेशन, तो उसमें यूनिटी नहीं है, उनकी निगोशिएटिंग पावर उतनी नहीं है। सो दिस कंसेप्ट वाज ऑल्सो लेटर टॉक्ड अबाउट बाय कार्ल मार्क्स, राइट। अब हम बात करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट थिंकर के बारे में, हु वाज बाय द नेम जेरेमी बेंथम।
जेरेमी बेंथम भी आपका क्या है, लेट 18th सेंचुरी में, ठीक है, लास्ट क्वार्टर ऑफ 18th सेंचुरी में लिखेंगे, और उनकी एक इंपॉर्टेंट बुक होगी, दैट इज मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक, तो जेरेमी बेंथम के हम वेरियस कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले उनका जो कंसेप्ट होगा दैट इज द कंसेप्ट ऑफ हेडोनिज्म। हेडोनिज्म क्या हम देखने की कोशिश करते हैं। दिस कंसेप्ट वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय अ ग्रीक फिलोसोफर हु गोज बाय द नेम एपिक्यूरस। तो जेरेमी बेंथम वाज इन्फ्लुएंस्ड एंड इंस्पायर्ड बाय एपिक्यूरस, तो ही अडॉप्टेड हिज कंसेप्ट इन हिज ओन थ्योरेटिकल वर्क्स, एपिक्यूरस। ठीक है, सी बेसिक नोशन क्या है, ही सेज कि मैन इज बेसिकली गाइडेड और कंट्रोल्ड बाय टू गॉड्स। दो गॉड्स ऐसे हैं या सोवरिन मास्टर्स हैं दैट आर कंट्रोलिंग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के थॉट्स, उनके इंटरेस्ट, उनके बिहेवियर, उनकी आइडियोलॉजी, उनके वांट्स, उनके विशेस, उनके डिजायर्स, दे वर कंट्रोल्ड लाइक अ पपेट। ठीक है, इनविजिबल स्ट्रिंग्स जैसे गॉड कंट्रोल करता है। ही सेज दीज टू सोवरिन मास्टर और दीज टू गॉड्स आर कंट्रोलिंग ह्यूमन बींग्स इन द सिमिलर मैनर। ठीक है, तो ये बोलते हैं दीज टू कंसेप्ट्स आर द कंसेप्ट ऑफ प्लेजर एंड पेन। ठीक है, पेन को क्या है, मिनिमाइज और एलिमिनेट करने की कोशिश करता है, अवॉइड करने की कोशिश करता है ह्यूमन बीइंग, और प्लेजर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस ही सेज कि जो ह्यूमन है उसके वेरीड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो बोलता है दीज प्लेजर्स आर सब्जेक्टिव इन नेचर और इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर। और वेरीड इन नेचर। ठीक है, डिफरेंट इंटरेस्ट, डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर ड्रिवन बाय डिफरेंट प्लेजर्स। ठीक है, समवन लाइक्स रीडिंग अ बुक, स्टिमुलेट्स हिम और हरसेल्फ। ठीक है, सिमिलरली समवन likes to go out, watch movies, not much doesn't show much interest in books. So different people are driven by different pleasures. Someone like consuming alcohol or smoking cigarettes, whereas someone is very health conscious. ठीक है, he or she avoids such type of things, right? Someone wants to sit alone at home. ठीक है, someone wants to go outside, mingle with people. ठीक, someone likes coffee, someone likes tea, someone likes sweets, someone like namkeen. ठीक है, so different people are driven by different pleasures. ठीक है, different people are seeking different kind of pleasures. ठीक है, so these pleasures are subjective in nature, right? They are determined by the interest of different individuals. तो ये बोलता है कि since these pleasures are subjective in nature, तो he says we cannot emphasize one type of pleasure over other. If you are saying reading books is better than going out or watching movies, that is a wrong notion. ठीक है, that is a faulty notion. तो इसके हिसाब से क्या है, हर एक जो प्लेजर है हर एक आदमी का अलग अलग रहता है। ठीक है, और देर इज नो emphasis, there should not be emphasis of one type of pleasure over another. It should not be prioritized. ठीक है, तो everyone, तो यहाँ से उनका कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी भी आता है। ठीक है, रिस्पेक्ट एवरीवन्स इंटरेस्ट एंड प्लेजर। ठीक है, राइट। तो ये बोलता है कि क्वालिटेटिव प्लेजर्स, क्वालिटी मैटर नहीं करती प्लेजर्स की। यू कैन नॉट से कि वन टाइप ऑफ प्लेजर इज बेटर देन अनदर टाइप ऑफ प्लेजर। ठीक है, ठीक है, तो ये बात करता है क्वांटिटेटिव प्लेजर्स की। इसमें भी साइंटिफिक नोशन आ गया, quantitative pleasures, the pleasures which can be quantified, which can be
मेजर्ड विच कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, ये कहता है प्लेजर्स को आप क्वांटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसने अपनी एक मेथोडोलॉजी भी दी प्लेजर्स को क्वांटिफाई करने की। उसने इसको बोला कैलकुलेट कैसे किया जाए प्लेजर्स को। इसके लिए आपको हेडोनिस्टिक कैलकुलस की थियरी भी दी। ठीक है, मेथोडोलॉजी दी कि कैसे क्वांटिफाई किया जाए प्लेजर्स को, राइट। तो जैसे ही वो लिस्ट करता है वेरियस पेन्स, ये पेन्स हैं और ये प्लेजर्स हैं। ठीक है, और ये प्लेजर्स की कुछ, ये प्लेजर्स को कितनी क्वांटिटी होगी हर एक प्लेजर की, तो वो बहुत बात करता है जैसे इंटेंसिटी क्या है उस प्लेजर की। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उसको क्वांटिफाइड स्केल पे ऊपर रखा जा सकता है। उसकी ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम तक आप वो प्लेजर एंजॉय कर सकते हो, उसका क्या सस्टेनेबिलिटी है या नहीं, क्या उसको आप ज़्यादा टाइम के ओवर अ पीरियड ऑफ सस्टेनेबल पीरियड्स ऑफ टाइम उसको एंजॉय कर सकते हो या नहीं। तो उसने वेरियस काइंड ऑफ दिस फैक्टर्स दिए जिसको उसने बोला हेडोनिस्टिक कैलकुलस, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल प्लेजर, पेन को हम अवॉइड करना चाहते हैं, हम मिजरी, पॉवर्टी, हंगर, स्टारवेशन, सोरो, ठीक है, ब्रेकअप्स, ठीक, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं। ठीक, तो ये बोलता है कि जो मैन है इसको लाइक अ स्ट्रिंग, लाइक अ पपेट कंट्रोल किया गया है इन दो सॉवरेन गॉड्स के द्वारा। ये उसकी थिंकिंग, आइडियोलॉजी, इंटरेस्ट, थॉट्स, एक्शंस, बिहेवियर को गाइड करते हैं, राइट। फॉर इंस्टेंस वो बोलता है कि मैन, हर एक मैन क्या है, अपने अपने, ईच मैन विल परसू हीज और हर प्लेजर्स। और उस पर आप ये नहीं क्वालिटेटिव जजमेंट कर सकते कि एक टाइप ऑफ प्लेजर इज बेटर देन अनदर टाइप ऑफ प्लेजर। स्मोकिंग अ सिगरेट एंड कंज्यूमिंग मिल्क, घी, बटर इज सिमिलर टू हिम, देर इज नो डिफरेंस, बिकॉज हर एक का प्लेजर और प्रेफरेंसेस अलग अलग है, टेस्ट अलग अलग है। डिफरेंट पीपल आर बीइंग ड्रिवन बाय डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेजर्स। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है हेडोनिज्म का, ये आप चारवाक की फिलॉसफी में भी देखते हैं। चारवाक बोलते हैं कि इस जिंदगी को लिमिटेड टाइम में अच्छे तरीके से जियो, फोकस ऑन दिस वर्ल्ड, फोकस ऑन योर हैप्पीनेस, फोकस ऑन ऑगमेंटिंग और मैक्सिमाइजिंग योर प्लेजर्स, राइट। वो बोलता है अगर बोरो करके, उधार लेके भी घी खाना पड़े तो खाओ, राइट। तो सिमिलरली दिस इज एन हेडोनिस्टिक फिलोसफी, और ये क्या है, सेल्फ, हर एक इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्टेड है, अपने जो है प्लेजर्स को मैक्सिमाइज करना चाहता है। ठीक है, तो यहां से इंडिविजुअलिज्म का भी कंसेप्ट आ गया ना, कि हर एक डिफरेंट जो इंडिविजुअल है उसके डिफरेंट चॉइसेस है, डिफरेंट प्लेजर्स हैं। ठीक, तो ही टॉक्स अबाउट क्वांटिटेटिव प्लेजर्स नॉट क्वालिटेटिव प्लेजर। ठीक है, वो बोलता है क्वांटिटेटिव मेजर्स, इट इज लिंक टू द फोर्सेस ऑफ मार्केट। मार्केट क्या प्रमोट करता है, कंज्यूमरिज्म, मटीरियलिज्म, ठीक है, भोग करना, ठीक है, किसी को सेक्स पसंद है, डू सेक्स, किसी को बाइंग कार्स, आईफोन्स पसंद है, डू दैट, राइट। तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव प्लेजर्स की बात करता है। तो ये किसके लिए, कंज्यूमरिज्म को बढ़ाएगा, और कंज्यूमरिज्म बढ़ते क्या, डिमांड बढ़ेगी, और मार्केट फोर्सेस सप्लाई और डिमांड के हिसाब से कैपिटलिज्म का ऑगमेंटेशन होगा। तो दिस इज काइंड ऑफ इनडायरेक्ट वे जेरेमी बेंथम इज सपोर्टिंग द फोर्सेस ऑफ कैपिटलिज्म, राइट। तो हमने देखा कि थॉट, एक्शन, बिहेवियर, सब कुछ ये जो इंडिविजुअल है, सेल्फ इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स है, अपने प्लेजर्स को अलग अलग इंडिविजुअल्स परस्यू करेंगे, ठीक, राइट। और यू वांट से कि वन टाइप ऑफ प्लेजर इज बेटर और मोर क्वालिटेटिव देन अनदर टाइप ऑफ प्लेजर, राइट। नाउ व्हेन आई एम सेइंग कि मैन इज सेल्फ इंटरेस्टेड, सेल्फ सेंटर्ड, परस्यूइंग हिज ओन प्लेजर्स, तो वो बोलता है कि उसके एक्शंस, थॉट्स और रिलेशनशिप्स में भी दिखता है ये दो सॉवरेन मास्टर्स को। ठीक है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज और बिहेवियर विज बी टोटली कंट्रोल्ड बाय दीज टू सॉवरेन गॉड्स और मास्टर्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, अगर बेंथम बात करेगा प्लेजर पेन की, तो बोलेगा फॉर इंस्टेंस फ्रेंडशिप, अगर फ्रेंडशिप से आपको प्लेजर मिल रहा है, ठीक है, तो आप उस टाइप के फ्रेंड्स में रहना पसंद करेंगे। जहां से पेन मिलेगा, यू विल बी स्टार्ट अवॉइडिंग दोज टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स। नाउ आपकी फ्रेंडशिप अच्छी चल रही है, लेकिन समहाउ
उसमें जो ओवरऑल यूटिलिटी है, प्लेजर पेन का जो इक्वेशन है उसमें आपको पेन ज़्यादा मिलेगा, तो यू विल बी स्टार्ट अवॉइडिंग दैट टाइप ऑफ फ्रेंडशिप। सिमिलरली गोज फॉर रिलेशनशिप्स, ठीक है। रिलेशनशिप्स में जैसे ही डिस्प्यूट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, पेन ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, प्लेजर की जगह। तो व्हेन मैन इज सेल्फ इंटरेस्टेड ड्रिवन बाय सेल्फ सेंटर्डनेस, तो वो क्या करेगा, ड्रिवन बाय प्योर प्लेजर, वो क्या है, रिलेशनशिप भी ब्रेकअप होने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सो इट मैनिफेस्ट इन डिफरेंट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, राइट। यहीं से उनका दूसरा कंसेप्ट निकल के आता है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। ये एक इथिकल फिलॉसफी भी मानी जाती है, ठीक है। आप यूटिलिटेरियनिज्म आप एथिक्स में पढ़ेंगे, राइट। तो यूटिलिटेरियनिज्म क्या बोलता है कि एवरीथिंग हैज ए यूटिलिटी। किसी चीज की यूटिलिटी डिपेंड करती है कि वो प्लेजर को बढ़ाए और पेन को कम करे, ठीक है, राइट। तो आदमी उसी चीज में फोकस करेगा जो उसके लिए यूजफुल है, ठीक है, जो उसके लिए एक यूटिलिटी प्रोवाइड करती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, you are watching a lecture and you are enjoying that lecture, ठीक है। तो you would be able to see that lecture for a sustained period of time, or the concept of time start vanishing if the lecture is good, right? तो if the lecture is providing pleasure, you will watch it. If it is, आप बोलते हैं ना कि बड़ा टॉर्चरस लेक्चर था, पेनफुल लेक्चर था, ठीक है, बोरिंग लेक्चर था, तो you will be start avoiding that type of lecture, right? Similar goes in relationships, friendships. So always you will be trying to maximize your utility. If you are watching my lecture, so it will somehow it is useful for you, ठीक है, it has a utility for you. That is why you are sparing your precious time to watch this lecture, right? So it has a utility for you. When you are being a self-interested man, being a rational man, you are factoring these two equations, whether this lecture is of some utility to, some useful to me, whether it is augmenting my pleasure by somehow contributing to my exam needs, right? तो ये हर एक एस्पेक्ट में आपको देखने का मिलेगा। तो ये बोलता है, हमने रिलेशनशिप्स देख लिया, फ्रेंडशिप्स देख लिया, हमने वेरियस एग्जांपल्स देने की कोशिश की। तो ये बोलता है कि जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस, उनकी एग्जिस्टेंस भी इसी पे टिकी हुई है, उनकी एग्जिस्टेंस उनकी यूटिलिटी पे टिकी हुई है। अगर वो यूजफुल है, वो सोशल इंस्टीट्यूशंस आपके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल है, कुछ यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ उनके इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है, कुछ फंक्शनल, उनके लिए कुछ फंक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी वो एग्जिस्ट करेंगे, वरना दे विल बिकम आर्केइक। हम बोलते हैं ना आर्केइक, आउटडेटेड, नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, और मैन क्या है, उनसे डिसोशिएट करना स्टार्ट हो जाएगा। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन, द ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म, ठीक है, द राइज ऑफ इक्वल सोसाइटी, द राइज ऑफ डेमोक्रेसी, तो वहां पे हमने फ्यूडल एरा में देखा कि लोगों को ये पता आना स्टार्ट हो गया था कि समहाउ द स्टेट, द फ्यूडल आउटडेटेड मोनार्किक स्टेट इज नॉट यूजफुल, ठीक है, हम पे इतना टैक्सेस लगाते हैं, प्रिविलेजेस सर्टेन सेक्शंस को ही बिलोंग करते हैं, मैक्सिमम मासेस वर सफरिंग अंडर दैट काइंड ऑफ स्टेट, तो दे डिसेंटेड और दे ओवरथ्रू द स्टेट, राइट। उन्होंने क्या प्रोटेस्ट और रेवोल्यूशन किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन, और स्टेट को क्या डिस्प्लेस कर दिया, बिकॉज दैट स्टेट हैड नो यूटिलिटी फॉर देम। तो सिमिलरली बोलता है वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस, आप बात करो स्टेट की, सबसे पहले ये बात करता है स्टेट की। स्टेट कुछ फंक्शंस फुलफिल करती है, तभी उसकी एग्जिस्टेंस है, राइट। आप डीपीएसपी पढ़ोगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो आपने पढ़ा होगा कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है नॉन जस्टिफिएबल है, ठीक है। अगर स्टेट ये फुलफिल नहीं कर रही है तो द नॉर्मल सिटीजन और इंडिविजुअल कैन नॉट अप्रोच द कोर्ट और गेट अ डायरेक्टिव और मैंडेट फ्रॉम द कोर्ट टू द स्टेट टू फुलफिल दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेकिन इनका क्या मॉरल ऑब्लिगेशन है, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है। अगर स्टेट अपने डीपीएसपी को फुलफिल नहीं करेगी तो इंडिविजुअल्स विल रिप्लेस द स्टेट इन द नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस, राइट। तो उसी को चुनेंगे लोग जो जहां पे स्टेट उनकी यूटिलिटी फुलफिल करेगी, राइट।
सिमिलर विल बी टॉकिंग अबाउट रिलीजन। अगर रिलीजन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। हम देखेंगे डोरखाइम विल बी टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ रिलीजन, राइट। तो जब डोरखाइम बात करता है रिलीजन के बारे में तो बोलता है कि रिलीजन होल्ड सर्टेन यूटिलिटी, इट परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस, ठीक है। जैसे रिलीजन क्या है, एंशिएंट टाइम्स में क्या फंक्शन प्रोवाइड करता था कि रिलीजन क्या है, एक नॉलेज प्रोवाइड करता था लोगों को, ठीक है। जो लोगों को अपनी सराउंडिंग्स को कॉम्प्रीहेंड करना है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ठीक है। ये जो सन आ जाता है ये है क्या, तो उन्होंने क्या पर्सोनिफाई करना स्टार्ट कर दिया। जो ये जो आपकी प्लैनेटरी बॉडीज़ हैं, ठीक है, सन गॉड हो गया एक, राइट। हर एक सोसाइटी में आपको दिखेगा, हिंदुइज्म में दिखेगा आपको, ग्रीक और रोमन सोसाइटी में भी इवन सेम कंसेप्ट देखने को मिलेगा। रेन क्यों हो रही है, देयर मस्ट बी अ रेन गॉड। तो समहाउ मैन इज एबल टू कॉम्प्रीहेंड हिज सराउंडिंग्स और वो एक वर्ल्ड व्यू और थिंकिंग जनरेट कर रहा है, ठीक है। सो रिलीजन वाज फंक्शनल फॉर मैन। सिमिलरली रिलीजन ब्रिंग्स यूनिटी इन सोसाइटी। जो सेम रिलीजन को बिलोंग करते हैं उनके क्या है, रिलीजन एक्ट्स एज ए काइंड ऑफ अ यूनिफाइंग फोर्स, ठीक है। बिकॉज दीज पीपल विल बी ड्रिवन बाय सेम आइडिया, सेम रिलीजियस बिलीव्स, और रिलीजियस बिलीव्स आर related to faith, so they have a much better penetration in the minds of the masses, so the integration of the society will be greater. डोरखाइम हम देखेंगे कि बात करेगा आपका टोटमिज्म के लिए, जिसमें रिलीजन की फॉर्म में सोसाइटी अपने एक सिंबल टोटम को वर्शिप करती थी, दैट इज वो बोलेगा, हम पढ़ेंगे भी बाद में कि सोसाइटी इज वर्शिपिंग इटसेल्फ, तो दैट इज लीडिंग टू द यूनिटी एंड इंटीग्रेशन। तो रिलीजन कहीं ना कहीं यूजफुल रहा होगा, उसकी कुछ यूटिलिटी होगी, दैट्स वाई इट इज एग्जिस्टिंग। तो वेरियस इंस्टीट्यूशंस आर एग्जिस्टिंग बिकॉज दे परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस एंड दे हैव यूटिलिटी, राइट। सिमिलरली रिलीजन आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा काम आता है इन टफ टाइम्स, ठीक है। व्हेन मैन इज अंडर डिप्रेशन, व्हेन मैन इज क्वेश्चनिंग द वेरियस बेसिस ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। आप एग्जाम से पहले भगवान को याद करते हैं, राइट, टफ टाइम्स में याद करते हैं, और इवन रिलीजन प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ सोलस और सम काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन। रिलीजन का पेन को मिनिमाइज करता है। यू आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी, एंड द आंसर इज जो भगवान करता है कुछ अच्छा ही करता है, देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू इन फ्यूचर, राइट। So religion is performing certain functions, it has certain utility. तो जब हम बात करते हैं सेकुलराइजेशन ऑफ सोसाइटी की, ठीक है, सेकुलर सोसाइटीज, तो उसमें बोलते हैं रिलीजन का रोल क्या है, डिक्रीज करके। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज द फंक्शंस ऑफ रिलीजन्स वर बीइंग स्टार्ट परफॉर्म्ड बाय स्टेट, ठीक है। हम बात किया सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम स्टेट पॉलिटिकल मॉडर्निटी में, तो रिलीजन जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे हेल्थ और एजुकेशन के लिए, दे वर लुकिंग आफ्टर हेल्थ एंड एजुकेशन, दोज फंक्शंस वर टेकन ओवर बाय द स्टेट। तो कहीं ना कहीं रिलीजन का रोल मिनिमाइज हो गया, तो रिलीजन की यूटिलिटी होगी, तो रिलीजन का जो स्फेयर है डिक्रीज करना स्टार्ट हो गया, सेकुलराइजेशन ऑफ यूरोप होना स्टार्ट हो गया था। सिमिलरली रिलीजन जो एक्सप्लेन प्रोवाइड कर रहा था, साइंस उससे बेटर एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कर रहे थे। व्हाई इज देयर रेन, रिलीजन बोलता है देयर मस्ट बी अ रेन गॉड, साइंस उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देती है, कंडेंसेशन, एवापोरेशन, राइट, प्रेसिपिटेशन। रिलीजन क्या है, हमने देखा ब्लैक डेथ्स हुई थी यूरोप में 14th सेंचुरी व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट रेनेसा, तो वन थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप वाज वाइप्ड आउट एंड रिलीजन हैज नो एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन फॉर दैट काइंड ऑफ एपिडेमिक। वेयर एज साइंस, when Edward Jenner discovered a vaccine to counter that kind of disease, तो साइंस ने क्या है, एक सर्टेन यूटिलिटी प्रोवाइड की। तो इसलिए क्या है, सेकुलराइजेशन में जो रिलीजन का रोल डिक्रीज हो गया, साइंस का रोल इंक्रीज हो गया, ठीक। तो यही बोलता है कि जस्टिफिकेशन इंस्टीट्यूशंस की वो यूटिलिटी मीन्स कि प्लेजर एंड पेन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेजर एंड मिनिमाइजेशन ऑफ पेन। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट स्पेशली अबाउट स्टेट एंड लॉ। स्टेट के बारे में बोलता है, क्रिटिसाइज करता है सबसे पहले लोग को। लोग बोलता है कि स्टेट इज एन आउटकम ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हमने ऑलरेडी पढ़ा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये क्रिटिसाइज करता है। ही सेज स्टेट इज नॉट एन आउटकम ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। वो बोलता है कि डिफरेंट जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वाई शुड इट बी बाउंडेड बाय द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द प्रीवियस जनरेशंस, राइट। बिकॉज जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें क्या इंडिविजुअल्स क्या होंगे, अलग अलग प्लेजर होगा, ठीक है। दे वुड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट और प्रेफरेंसेस,
तो ऐसा हो सकता है कि स्टेट क्या है आउटडेटेड हो जाए, उनके इंटरेस्ट को फुलफिल ना करे, तो स्टेट को क्या है कंटिन्यूसली चेंज होता रहना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बीइंग in order to justify its existence or to fulfill the utility and interest of the man in order to maximize his or her pleasure, right? So state is not an outcome of social contrast. The state exists because it holds certain utility for man. तो उसने पहले तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दिया। सेकंड वो बोलता है कि स्टेट का क्या रोल है। स्टेट का रोल है कि कॉमन गुड को, ठीक है, कॉमन गुड को ऑगमेंट करना। यहां से मैक्सिम आता है, यहां से मैक्सिम आता है कि द रोल ऑफ द स्टेट इज टू प्रोवाइड मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। वो बोलता है कि आप इसका सिग्मा करोगे डिफरेंट इंडिविजुअल्स के प्लेजर का, व्हेन एवरीवन इज परस्यूइंग हिज और हर प्लेजर, तो कलेक्टिव क्या है ओवरऑल हैप्पीनेस, कलेक्टिव गुड क्या है, कलेक्टिव हैप्पीनेस भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो स्टेट का काम ये है कि ऐसा इकोसिस्टम बनाना जिसमें जो लोग हैं अपने प्लेजर्स, टेस्ट और प्रेफरेंसेस को परसू कर पाए, ऐसा एनवायरनमेंट बनाना, ठीक है, ऐसा कंटेक्स्ट और पॉलिटिकल अफेयर्स को ऐसे गवर्न करना। तो इसने बोला कि सिंस हर किसी का एक इंडिविजुअल क्या एटोमिस्टिक इन नेचर है, ठीक है, हर एक का अलग 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 सब्जेक्टिव प्लेजर और पेन है, तो स्टेट क्या करेगी यहाँ पे इसने बोला कि स्टेट शुड बी अगेन लाइसेंस फेयर। इसने भी बोला कि मिनिमल रोल ऑफ गवर्नमेंट, कि स्टेट क्या है ज्यादा इंटरफेयर ना करे, राइट, स्टेट इंटरफेयर ना करे, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाए जिसमें क्या है मैन विल बी एबल टू परस्यू हिज और हर प्लेजर टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, राइट। तो ये जो क्वांटिटेटिव प्लेजर्स परस्यू करेगा मतलब क्या है, गुड्स, वेरियस गुड्स, आईफोन्स, कार्स, बेड, रेफ्रिजरेटर, राइट, टी, कॉफी, ठीक, लिकर, सिगरेट्स, घी, मिल्क, बटर, तो ऐसा इकोसिस्टम बना, मतलब मार्केट के लिए फुल डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। मार्केट अपने आप उसको क्या है, इट विल टेक केयर ऑफ द मैन्स नीड्स, बिकॉज इन मार्केट ये जो डिफरेंट डिमांड आ रही है मैन की अपने प्लेजर्स को परस्यू करने के लिए, इसको क्या सेटिस्फाई करने के लिए एक सप्लाई भी आएगी। तो एक मार्केट फोर्सेस क्या है, ये जो रैशनल ऑटोनमस इंडिविजुअलिस्टिक जो पर्सन है अपने आप फुलफिल करेगा। तो स्टेट शुड नॉट इंटरवीन टू मच, ठीक है। सो दिस वाज द रोल ऑफ स्टेट, ठीक है। दूसरा ये बोलता है स्टेट इज नॉट अ मॉरल इंस्टीट्यूशन। स्टेट क्या मॉरल इंस्टीट्यूशन नहीं है, स्टेट को मार्केट में इंटरवीन ही नहीं करना है, ठीक है। तो स्टेट क्या है, इंटरवीन नहीं करेगा स्टेट, मतलब जैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा, राइट। कोई पुअर है, कोई रिच है, तो वो क्या है, मैन को क्या है फुल ऑटोनॉमी दो, हर एक को अपने अपने प्लेजर और पेन को परस्यू करने की ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। तो स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि स्टेट क्या है एक के प्लेजर को कम करके दूसरे का पेन कम करने की कोशिश करे, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करे, ऐसा स्टेट को नहीं है। स्टेट को बिल्कुल ही एक आपका बिल्कुल न्यूट्रल रहना है, ठीक है, मैन के अफेयर्स में। तो स्टेट इज नॉट अ मॉरल इंस्टीट्यूशन, उसका एम क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और जो ये जो होता है सब्सिडीज टाइप, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसी स्टेट सब्सिडीज देने लग जाएगी तो इट विल स्टार्ट इंटरफेयरिंग इन द मार्केट। तो लाइसेंस फेयर स्टेट और मिनिमलिस्टिक कंसेप्ट इसने भी दिया। और लास्ट में इसने बोला लॉ के बारे में, ठीक है। ही वाज अ जेरेमी बेंथम वाज अ जूरिस्ट एज वेल, ठीक है। तो लॉ पे भी उसने बहुत फोकस किया था। मॉडर्न लॉ इज बेस्ड ऑन द बेंथम्स कंसेप्ट ऑफ पेन एंड प्लेजर, राइट। उसके बारे में देखेंगे कैसे मॉडर्न लॉ इज गाइडेड बाय जेरेमी बेंथम्स कंसेप्ट ऑफ पेन एंड प्लेजर। तो इसी यहां पे जब हम इथिकल थियरी की बात करते हैं इसकी, बेंथम की एथिकल थियरी की जब बात करते हैं तो बोलता है कि वो एक्शन अच्छा है
वो एक्शन अच्छा है जो प्लेजर को बढ़ा दे और पेन को कम कर दे, ठीक है, राइट। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेजर एंड मिनिमाइजेशन ऑफ पेन मीन्स दैट इज एन इथिकल एक्शन। ठीक है, ऑल दोज एक्शंस विच आर डूइंग दिस, विच आर मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी बाय मैक्सिमाइजिंग प्लेजर एंड मिनिमाइजिंग पेन, ऑल दोज एक्शंस आर इथिकल इन नेचर, राइट। दोज आर मोरल एक्शंस, ठीक है। तो ये किसकी बात करता है? ये बोलता है कॉन्सिक्वेंसेस की, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि आपका मोटिव क्या है, आपका मीन्स क्या है, ठीक है। मोटिव और मीन्स वो मैटर नहीं करता, रादर उस एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट क्या जनरेट हो रहा है और एंड्स क्या जनरेट कर रहा है वो तो वो मैटर करता है, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो यूटिलिटेरियनिज्म को हम कॉन्सिक्वेंशियलिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज फाइनली क्या है, आपको एंड रिजल्ट में प्लेजर को बढ़ाना है, पेन को कम करना है। सो ऑल दोज एक्शंस आर इथिकल एज पर बेंथम, राइट। तो उसने क्या बोला, सी व्हेन इज टॉकिंग अबाउट लॉ, तो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ लॉ इज रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ पेन एंड प्लेजर, राइट। तो वो बोलता है कि जो क्वांटिफिकेशन हुआ लॉ का, ये क्या हम देखते हैं, सी एक देते हैं डिफेमेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये बहस चल रही है कि डिफेमेशन को एक क्रिमिनल एक्ट की जगह सिविल एक्ट बना देना चाहिए। सिविल एक्ट मतलब आपका कंपनसेशन होगी, ठीक है। जो डिफेम किया है किसी पर्सन को, जो पेन वो प्रोड्यूस किया किसी दूसरे पर, सी द एक्शन ऑफ डिफेमेशन इज अनइथिकल इन नेचर बिकॉज दैट इज प्रोड्यूसिंग पेन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, राइट। सो वो जितना पेन डाला उसमें, जो एक्शन है, पेन को क्वांटिफाई किया, हमने देखा क्वांटिटेटिव प्लेजर्स, तो इसने क्या पेन को क्वांटिफाई किया। तो डिफेमेशन से जो पेन मिलेगा उसके लिए आपको क्या बोलेगा, ये क्वांटिफिकेशन और कंपनसेशन। तो सिविल सूट में क्या होता है, कंपनसेशन फॉर डिफेमेशन, राइट। तो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मनी विल बी गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, राइट। जितना डिफेमेशन उसकी इमेज को हुआ है उसके हिसाब से उसको सेम मिलेगा। सिमिलरली इन डाइवोर्स में बात करते हैं एलिमनी की, सेटलमेंट मनी, तो ये क्या है, इट इज ऑल्सो अ क्वांटिफिकेशन और कंपनसेशन। सो ऑल दीज मॉडर्न लॉज, ठीक है, इसलिए मुझे जो जूरिस्ट है, सो मॉडर्न लॉज आर बेस्ड ऑन द बेंथम्स कंसेप्ट, ठीक है। कंपनसेशन प्रोवाइड करो। इंश्योरेंस क्या है, ठीक है, डैमेज, डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, देयर इज सर्टेन सॉर्ट ऑफ कंपनसेशन फॉर दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द बेंथम्स कंसेप्ट ऑफ लॉ, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि मदर, ठीक है, जो मदर भी कंपनसेशन क्लेम कर सकती है फ्रॉम हिज सन, ठीक है, इन केस ऑफ सर्टेन इफ इज नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ हिज और हर पेरेंट्स, ठीक है। तो उस केस में मदर भी कंपनसेशन मांग सकती है एज पर द मॉडर्न लॉज। सो ऑल दीज कंसेप्ट्स ऑफ कंपनसेशन, ठीक है। सरकार, मान लो रेलवे एक्सीडेंट हो गया, डिजास्टर हो गया, ठीक है, कोरोना के दौरान फॉर एग्जांपल एपिडेमिक आया, तो क्या है, जो जिनकी डेथ हो गई थी उनके लिए कंपनसेशन दिया जाता है, 2 लाख 3 लाख 5 लाख। सो ये जो क्वांटिफिकेशन है, ये जो कंपनसेशन है, ये जो मॉडर्न लॉ है, तो जितना पेन को क्वांटिफाई किया गया उसके हिसाब से उतना मनी, क्वांटम ऑफ मनी, ठीक है। किसी को स्मॉल इंजरी आई आपका डिजास्टर में, उसका कम कंपनसेशन होगा, किसको परमानेंट डिसेबिलिटी होगी उसका ज़्यादा होगा, किसी की डेथ होगी उसका और ज़्यादा होगा, या फिर अल्टरनेट जॉब प्रोवाइड की जाएगी। सो ये जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ लॉ है, इट वाज आल्सो ड्रिवन बाय द जेरेमी बेंथम्स कंसेप्ट ऑफ प्लेजर एंड पेन, राइट। सी एक चीज़ और देखते हैं कि जब बेंथम लॉ के बारे में बात करते हैं तो लॉ की भी यूटिलिटी हमने देख ली, ठीक है। प्लस ये बोलते हैं कि लोग लॉ को क्यों फॉलो करते हैं, ठीक है, बिकॉज पीपल वांट टू अवॉइड पेन, दैट इज वाई दे आर फॉलोइंग द लॉ। पीपल वांट टू मैक्सिमाइज देयर प्लेजर। सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो डेथ हो सकती है,
सीवियर इंजरी हो सकती है, हेलमेट नहीं पहनेंगे सीवियर इंजरी हो सकती है। दिस वाज द बेंथम्स कंसेप्ट ऑफ व्हाई पीपल आर फॉलोइंग लॉ, बिकॉज लॉ हैज सर्टेन यूटिलिटी, लॉ होल्ड सर्टेन यूटिलिटी फॉर द पीपल। ठीक है, नाउ अगर लॉ नहीं होगा, लॉ, कुछ लोग एक सर्टेन टाइप ऑफ एक्शंस क्यों परफॉर्म नहीं करते, बिकॉज देयर इज अ लॉ टू रेगुलेट द बिहेवियर। उनको पता है अगर हम सर्टेन एक्शंस परफॉर्म करेंगे देयर विल बी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस विच विल ब्रिंग पेन। आप लॉ को हटा दीजिए, फॉर एग्जाम्पल एक टर्म यूज होता है, पीपल जनरली यूज करते हैं, आई एम सो मच एंगर्ड बाय द एक्शंस ऑफ अ सर्टेन ह्यूमन बीइंग दैट आई वांट टू किल और मर्डर दिस पर्सन। इफ देयर वुड हैव बीन नो लॉ, इफ देयर हैड बीन नो कॉन्सिक्वेंसेस फॉर हिज एक्शंस, ठीक है, तो इफ द लॉ वुड हैव बीन रिमूव्ड, तो सोसाइटी का कैसे होता, ये जो मर्डर वगैरह होता है, सबसे ज़्यादा मास किलिंग्स, रेप्स कब होते हैं, वुमेन सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कब होती है, व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ लॉ इन द, फॉर एग्जांपल इन कम्युनल राइट्स, राइट, जेनोसाइड्स जो किलिंग्स होती है, ठीक है, जहाँ पे लॉ की बिल्कुल एब्सेंस होती है, एनार्किक स्टेट जो होती है, तो वहाँ पे ये सब होता है, राइट। तो जब रेप की बात करते हैं तो बोलते हैं कि व्हाट मैटर्स इज नॉट द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट बट द सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट, दैट द लॉ विल एक्चुअली डिलीवर इट्स प्रॉमिस एंड द पर्सन्स विल बी पनिश्ड, ठीक है, द फियर ऑफ लॉ की बात करते हैं। सो दिस इज ऑल द कंसेप्ट ऑफ बेंथम्स, राइट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में, राइट। सो लेट अस टॉक अबाउट जॉन स्टुअर्ट मिल। So we'll be dealing in a quick manner. See, John Stuart Mill was first of all a student. He was the student of Jeremy Bentham. ठीक है, तो जेरेमी बेंथम को उन्होंने क्या है, he wanted to reform his theory of, to reform or revise his theory of utilitarianism. ठीक है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसी के पीछे क्या है, इसी के ऊपर एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है यूटिलिटेरियनिज्म। एक चीज देखते हैं कंटेक्स्ट, वेयर एज जेरेमी बेंथम वाज राइटिंग इन द लास्ट फेज ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल विल बी राइटिंग इन 19th सेंचुरी। इसकी क्यों बात की हमने 19th सेंचुरी की, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जो है कॉन्सिक्वेंसेस दिखने लग जाएंगे, जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के, वो यहाँ पे अनफोल्ड होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दे वर राइटिंग इन अ डिफरेंट कंटेक्स्ट, ठीक है। फर्स्ट क्रिटिसिज्म वो बोलता है, रिफॉर्म जब रिवाइज करता है बेंथम्स कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियन, वो बोलता है कि प्लेजर्स आर नॉट ओनली क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव ही नहीं है, बट दे आर ऑल्सो क्वालिटेटिव। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल बोलता है कि वन टाइप ऑफ प्लेजर इज डेफिनेटली बेटर देन अनदर टाइप ऑफ प्लेजर। ठीक है, वो बोलता है देयर आर बैड एंड गुड प्लेजर्स। ठीक है, फॉर इंस्टेंस कि वो बोलता है सभी प्लेजर्स को इक्वल फुटिंग और इक्वल पेडेस्टल पे नहीं रखा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, समवन इज कंज्यूमिंग ड्रग्स, इट इज अ बैड प्लेजर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम। सो प्लेजर्स आर क्वालिटेटिव इन नेचर। समवन इज स्मोकिंग सिगरेट्स, समवन इज कंज्यूमिंग एल्कोहल, ठीक है, ऑल दीज आर बैड प्लेजर्स। ठीक है, समवन बीइंग सैडिस्टिक इज ड्राइविंग pleasure from his or her sadistic instincts, that is a bad pleasure। तो वो बोलता है कि these are bad pleasures, they should not be given preference or they should not be put on an equal footing or pedestal when compared to good pleasures। good pleasures mean serving society, ठीक है, alcohol की जगह you are consuming better food, ठीक है, you are maintaining better hygiene, so these are definitely better pleasures। ठीक है, रीडिंग अ बुक इज डेफिनेटली अ बेटर प्लेजर, राइट। सो वो क्या है, क्वालिटी भी मैटर करती है प्लेजर्स की। तो यहाँ पे बोलता है, यहाँ पे वो बोलता है, क्रिटिसाइज करता है
लॉक आपका बैंथम बोलता है सारे प्लेजर्स इक्वल है, वो बोलता है इट इज बेटर टू बी अ, ये एक इंपॉर्टेंट कोट है, इट इज बेटर टू बी ह्यूमन डिससेटिस्फाइड रादर देन अ पिग सेटिस्फाइड। वो बोलता है आप सारे प्लेजर्स को इक्वल फुटिंग पे रखते हैं तो ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में क्या डिफरेंस रह जाएगा, ठीक है। ह्यूमंस आर ए सुपीरियर स्पीसीज व्हेन कंपेयर टू एनिमल्स। एनिमल्स आर इंस्टिंक्टिव इन नेचर, दे आर ड्रिवन बाय सेक्स, दे आर ड्रिवन बाय परसुअल ऑफ फूड, ठीक है, इमीडिएट नीड्स, तो वो इमीडिएट प्लेजर्स को फॉलो करते हैं। तो वो बोलता है कि इट इज़ बेटर टू बी ह्यूमन सेटिस्फाइड रादर देन ए बिग सेटिस्फाइड। तो ये जो फिलोसफी है, कुछ जो बैंथम की फिलोसफी को इसलिए क्रिटिसाइज किया गया है कि आप सभी प्लेजर्स को इक्वल फुटिंग पे रख रहे हो, ठीक है। सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं इसको पिग फिलोसफी भी बोला जाता है। बैंथम की कभी कभी जो क्वांटिटेटिव फिलोसफी ऑफ प्लेजर उसको पिग फिलोसफी भी बोला जाता है, राइट। ये बोलता है फिर से इट इज बेटर टू बी अ Socrates dissatisfied rather than a fool satisfied। तो बैंथम के हिसाब से अगर कोई सोक्रेटिस जैसा जो इंटेलेक्चुअल फिलोसफर है वो थिंकिंग डेवलप कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चनिंग डेवलप कर रहा है, बुक्स लिख रहा है, बुक्स को स्टडी कर रहा है, इंटेलेक्चुअल प्लेजर को परस्यू कर रहा है, उसके हिसाब से सेम वो जो प्लेजर है वो सेम लेवल पे है व्हेन इट कंपेयर टू अ फूल हु इज एंगेजिंग इन नैरो एक्टिविटीज, हु इज परस्यूइंग हिज इंस्टिंक्टिव नीड्स, द एनिमलिस्टिक नीड्स, ठीक है। तो वो बोलता है देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ क्वालिटेटिव डिफरेंसेस। सेकंड वो बोलता है, सेकंड बैंथम बोलता है कि मैन इज ड्रिवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट। वो बोलता है, फिर स्टुअर्ट मिल क्रिटिसाइज करता है मैन इज नॉट ओनली ड्रिवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट बट ऑल्सो ऑल्ट्रुइज्म और सिंपथी फॉर फेलो ह्यूमन बींग्स। और उसमें बोलता है द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ वर्च्यू, हाइएस्ट फॉर्म ऑफ वर्च्यू इज सैक्रिफाइस। अगर बैंथम का कंसेप्ट फॉलो करोगे, अगर आपको किसी भी रिलेशनशिप में पेन होगा यू विल अबैंडन दैट रिलेशनशिप, राइट। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल इसको रिजेक्ट कर देता है। वो बोलता है कि मैन इज नॉट ओनली ड्रिवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट बट ऑल्सो ड्रिवन बाय ऑल्ट्रुइज्म, सिंपैथी, हाई, दैट इज अकॉर्डिंग टू द सैक्रिफाइस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्च्यू, ठीक है। द मोमेंट अगर किसी रिलेशनशिप में आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, देयर विल बी सर्टेन सर्कमस्टांसिस, कुछ ऐसे लाइफ में सर्कमस्टांसिस होंगे वेयर इन अ रिलेशनशिप यू विल फील पेन बट यू कैन नॉट अबैंडन द अदर पर्सन। तो बोलता है कि ये जो नैरो फॉर्म है ऐसे नहीं होना चाहिए, मैन इज ड्रिवन बाय प्रिंसिपल्स, उसके खुद के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, राइट। सिमिलरली आपका फ्रेंडशिप में आपकी यूटिलिटी खत्म होगी, ठीक है, यूटिलिटी खत्म होगी, विल यू अबैंडन योर फ्रेंड्स इन टाइम्स ऑफ सीवियर क्राइसिस और इन टाइम्स ऑफ सीवियर नीड। तो उसको वो कंप्लीटली रिजेक्ट कर देता है। ही सेज मैन इज ड्रिवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट बट इज ऑल्सो ड्रिवन बाय सिंपैथी, ऑल्ट्रुइज्म। और उसके लिए बोलता है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्वालिटी और वर्च्यू इज द प्रिंसिपल ऑफ सैक्रिफाइस। भगत सिंह अगर पेन और प्लेजर के बारे में सोचते, ठीक है, आजाद, सुखदेव, राजगुरु पेन और प्लेजर के बारे में सोचते, क्या हमारा नेशन इंडिपेंडेंट हो जाता। महात्मा गांधी, ठीक है, बैरिस्टर की नौकरी छोड़ के, कंफर्टेबल लाइफ छोड़ के, ही परस्यूड द लाइफ ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, टू कनेक्ट विद द कॉमन मैन, कॉमन इंडियन मैन, ठीक है। ही वेंट टू जेल सेवरल टाइम्स, लॉन्च्ड वेरियस मूवमेंट्स, तो वेरियस पेन हुआ, तो वो क्या अपने पर्सनल पेन के लिए क्या है, दैट इज नॉट अ करेक्ट काइंड ऑफ डिपिक्शन ऑफ ह्यूमंस एज पर जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है। रिसेंट मूवी आई शेरशाह, ठीक है, विक्रम बत्रा was not driven by his own self interest, ठीक है। he was about to marry a love of his life, he had a very happy domestic life, good relationship with his parents, but he sacrificed
आप देखिएगा विक्रम बत्रा की जो वीडियोस हैं, ही सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री, ही न्यू ही हैड टू ले डाउन हिज लाइफ फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। ठीक है, नेल्सन मंडेला 30 से 40 साल जेल में रहे। ठीक है, इन इज फाइट अगेंस्ट रेसिज्म। अगर वो अपने प्लेजर के बारे में बात करते तो क्या वो सोसाइटी के पेन को रिमूव कर पाते? नहीं। तो इसलिए बोलता है देयर इज अल्ट्रुइज्म द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्च्यू इज द सेक्रीफाइस। हम अपने नेशन, अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी के लिए क्या है, सेक्रीफाइस करते हैं, राइट? ठीक है, ये इसका सेकंड क्रिटिसिज्म था। थर्ड वो बोलते हैं स्टेट के बारे में। तो एज पर यहां पे वो स्टेट को रिफॉर्म करेंगे और कैपिटलिज्म को रिफॉर्म करेंगे। अकॉर्डिंग टू बेंथम, स्टेट शुड हैव मिनिमलिस्टिक रोल, लाइसेंस फेयर स्टेट, नो इंटरवेंशन। ठीक है, लोगों को उनकी कंडीशन पे छोड़ दो, कोई इंटरवेंशन मत करो। लेकिन ये बोलता है क्योंकि ही इज राइटिंग इन 19th सेंचुरी, जहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर टोटली मैनिफेस्टेड। तो वर्कर्स की कंडीशन पूरी डिटोरिएट कर गई थी। ठीक है, वास्ट इनइक्वालिटीज थी, हैव्स और हैव नॉट्स और रिच और पुअर के बीच में। ठीक है, तो वर्कर्स इतनी डिप्रेव्ड कंडीशंस में रह रहे थे। ठीक है, और पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी रिच हो रहा था, एक पर्टिकुलर पूरा सेक्शन ऑफ सोसाइटी पूरा का पूरा पुअर होता जा रहा था। ठीक है, और द कंडीशंस वर क्वाइट अबिस्मल टू बी प्रिसाइज। ठीक है, तो वो बोलता है कि स्टेट का काम खाली यही नहीं है, स्टेट शुड इंटरवीन इन द मार्केट। ठीक है, स्टेट क्या करे, रेगुलेट करे मार्केट को, ताकि अच्छी गुड प्रैक्टिसेस जनरेट हो सके मार्केट में, राइट? स्टेट का काम क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, स्टेट को क्या फोकस करना चाहिए, इक्विटी को, इक्वालिटी नहीं। अगर इक्वालिटी इज अ फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, आप क्या है पावरफुल और वीक, रिच और पुअर को सेम पेडेस्टल इक्वल फुटिंग पे रखेंगे तो पुअर की कंडीशन और डिटीरियोरेट कर जाएगी। ठीक है, बहुत सारे इथिकल थियरिस्ट भी बोलते हैं कि जस्टिस करना है तो दैट इज शुड नॉट बी ड्रिवन बाय इक्वालिटी, रादर इट शुड बी ड्रिवन बाय इक्विटी। रिजर्वेशन, कास्ट रिजर्वेशन क्या है कि जो पीछे समाज के पिछड़े वर्ग हैं उनको आप कंपीट नहीं कर सकते जो आगे वाले वर्ग हैं। ठीक है, आप 5th क्लास के स्टूडेंट को और 10th क्लास के स्टूडेंट को सेम एग्जाम नहीं दे सकते हैं, राइट? तो बोलता है रीडिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटी, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ये क्या स्टेट का काम है, स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए। ठीक है, मार्केट में भी इंटरफेयर करना। तो यहां से सब्सिडीज का कंसेप्ट भी आपका लेटर ऑन आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो है उनके जो डिसाइपल थे, स्टूडेंट थे बेंथम के, जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्होंने उनको क्या है, उनके आइडियाज़ को रिफॉर्म, फाइन ट्यून करने की कोशिश करी ताकि मॉडर्न टाइम्स में ये जो आइडियाज़ है यूटिलिटेरियनिज्म के, ठीक है, उनकी क्या है, कुछ ना कुछ यूटिलिटी रहे। ठीक है, यूटिलिटी फॉर कॉमन मैन। तो उसको अपडेट और उसको मॉडर्नाइज और रिवाइज किया उनके स्टूडेंट ने। ठीक, तो हमने वेरियस कंसेप्ट देखे। इन्होंने जो 3 मेन जो प्रोमिनेंट आपके इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एड किया, क्रिटिसाइज भी किया। ठीक है, वेरियस कंसेप्ट उभर के आए जिससे क्या कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी डेवलप होगी। तो हम इनका एक एक समरी कर लेते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर बोला, ठीक है, दैट इज इंट्रिकली लिंक्ड टू द कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन और द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वेल्थ कैसे जनरेट करनी है ये बोला। ठीक, बात की गई मैन बीइंग अ रैशनल यूटिलिटी मैक्सिमाइजर। ठीक है, मार्केट को डेवलप करना। ठीक है, लाइसेंस फेयर स्टेट और द मिनिमल रोल ऑफ स्टेट, राइट। कैपिटलिस्ट अक्यूमुलेशन की बात की एडम स्मिथ ने। ठीक है, और पेन और प्लेजर, क्वांटिटेटिव प्लेजर्स की बात की। तो इसका मतलब क्या है, जो भोग करना चीजों का। ठीक है, कंज्यूमरिज्म डेवलप किया गया। सो दैट इज एन इंट्रिंसिक कैपिटलिस्टिक कंसेप्ट, राइट। ठीक है, फिर बात आई आपकी रीडिस्ट्रीब्यूशन,
और पॉजिटिव एक्शन की ऑफ द स्टेट। इंडिविजुअलिज्म की बात की गई। इंडिविजुअलिज्म इज अल्टीमेटली लिंक्ड टू द नोशन ऑफ फ्री चॉइस। तो वो क्या है, एक कैपिटल स्टेट में फ्री चॉइस प्रोवाइड किया जाए। एवरी मैन शुड परस्यू हिज और हर इंटरेस्ट प्लेजर्स राइट और डिसाइड द वेरियस चॉइसेस। उसी की बेसिस पे गुड्स का प्रोडक्शन होगा। तो फ्री चॉइस, कोई स्टेट उसको रिस्ट्रिक्ट ना करे चॉइसेस को, ठीक है। मार्केट की बात करते हैं तो फ्री मार्केट की बात की, ठीक। फ्री एक्सचेंज की बात की। तो ये जो थिंकर्स इन्होंने क्या है, एक बेसिक आइडियोलॉजी, एक क्या है सिस्टम ऑफ आइडियाज प्रोड्यूस करे, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और कॉन्क्रेटाइज गई, उसको एक शेप भी मिली, राइट। दैट इज वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंकर्स in the concept of economic modernity. Also these thinkers are linked to your sociologist as well, right? और the concept of democracy, ठीक है। फ्री चॉइस, फ्री मार्केट आपका क्या है, डेमोक्रेसी में हो सकता है, जहां पे रिस्ट्रिक्टेड ना हो ह्यूमन बींग्स को, ठीक है। लिबर्टी की बात जब हो रही है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो पॉलिटिकल सिस्टम भी है वो भी एक पर्टिकुलर टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम ही सूट करेगा कैपिटलिज्म को। दैट इज द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी वेयर मैन इज फ्री टू परस्यू हिज चॉइसेस, ठीक है, फ्री टू डेवलप, फ्री एक्सचेंज, फ्री मार्केट, फ्री कंपटीशन, राइट। तो जितनी भी मॉडर्न डेमोक्रेसीज है, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज है, दे आर ड्रिवन बाय कैपिटलिज्म बिकॉज कैपिटलिज्म इज इंट्रिंकली लिंक्ड विद द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक मॉडर्निटी और मॉडर्निटी का चैप्टर कंक्लूड होता है। नेक्स्ट लेक्चर विल बी डीलिंग अबाउट द साइंस एंड साइंटिफिक मेथड्स एंड देयर क्रिटिक, राइट।